चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास में हम हिंदी वर्णमाला से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग साथ साथ में अपना क्या है आंसर भी करते चलना। वो कंसेप्ट जो भी क्लास में मैं समझाया हूँ उस कंसेप्ट के आधार पे ये टॉपिक वाइज हमारा है, ये है ना। ये जिस प्रकार से अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हमारी जो हिंदी की जो बुक आती है ना, विशिष्ट परिचय। विशिष्ट परिचय के साथ साथ एक किताब और है हमारे पास, कौन सा, हमारा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का हिंदी वाली जो किताब है, उसमें ये पूरा आपको व्याख्या के साथ देखने को मिलता है ना। तो पढ़ने के बाद एमसीक्यू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर दो किताबें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक है ये हिंदी सॉल्व्ड, ये टॉपिक वाइज इसमें दिया हुआ है। अभी उसका एक प्रारूप आप देख पाओगे किस प्रकार से प्रश्न आप लोग के पास है। ये किताब सॉल्व नहीं, ये अत्यंत आवश्यक है भाई। हिंदी पढ़ने के बाद ना सॉल्व अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप यहाँ से थ्योरी तो पढ़ लोगे, थ्योरी पढ़ने के बाद जब बात आती किसकी, उसको सॉल्व करने की, तो आपको बहुत ज़रूरी पड़ेगा किसका, हमारे पास कौन सा ये किताब होनी चाहिए, हिंदी सॉल्व। तभी आप उसका प्रारूप देख पाओगे किस प्रकार से उसमें प्रश्न दिए हुए हैं। ये अच्छी बात हो जाती है कि सबसे बड़े स्टूडेंट को ना दिक्कत यहाँ पर पड़ती है कि वो प्रश्न पढ़ने, कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, कहाँ से आते हैं, किस प्रकार के होते हैं, और वो टॉपिक वाइज भी मिल जाए हमको, तो फिर ये आपको बेहतरीन रहेगी ये वाली किताब, जिसके माध्यम से आप ना बिल्कुल अच्छे से इसको क्या कर पाओगे, कर पाओगे। अब देखते हैं यहाँ पर प्रश्न जो हमारे पूछे गए, उन प्रश्नों को हम लोग लेते हुए चलते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला के उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो कितने वर्णों की संख्या है भाई, वर्णमाला में हमारे पास कितने हैं, 52। लेकिन अब एक और वर्ण क्या हो गया है, ऐड हो गया है, तो अब ये कितने हो गए हमारे पास, 53, 53 हो गए हैं। लेकिन बात ये है कि अगर ये प्रश्न के आधार पर, उत्तर के आधार पर हमको लेना है, अगर आज भी 52 देता है तो आपको 52 ही लेना होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 11। ये सीजी व्यापम हॉस्टल वार्डन 2014 और पटवारी 2022 में पूछा है। तो ये प्रश्न ऐसे बार बार रिपीटेड बनते रहते हैं। आंसर क्या होगा हमारा, 11। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है हमारे पास, 11। इसमें कुछ दिक्कत आ रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। अब देखो यहां पर कंडीशन बन रहा है 33 और 33 + 2। तो ये ध्यान में रखना कि व्यंजन वर्णों, ये देखो डिस्क्रिप्शन भी यहां पर दिया हुआ है कि व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। इनको 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन क्लास में हमने प्रॉपर पढ़ा है। आंसर इसका बन रहा है यहां पर से क्या, 33। लेकिन प्रश्न पूछा गया है सन 2017 में, 2019 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जो हमारे उक्षिप्त व्यंजन है अड़ा और अढ़ा, उसको समाहित कर दिया है किसके साथ में, व्यंजनों के साथ में। तो यहां पर फिर से ध्यान रखना कि कभी ऐसा प्रश्न आए तो 33 + 2 लिखा हुआ है, तो उसको 33 + 2 को भी हम आंसर मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि केंद्रीय हिंदी निदेशालय वो संस्था है जो ये निर्धारित करती है कि हिंदी में किसी भी प्रकार के कोई बदलाव होते हैं उसको ये मान्य करती है। उसी के आधार पर केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने ही यहाँ पर से एक विशिष्ट व्यंजन के तौर पे जो आकृति हमारी, ये जो ल की आकृति होती है, ल का उच्चारण होता है, ये विशिष्ट व्यंजन के रूप में हमारा एक जो है वो ऐड किया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से सही कथन को चुनिए, ठीक है। कथन है, देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 54 है। सही कथन है क्या, ये गलत है। कितनी है, 52 है और 53 है ना। तो ये कथन हो गया हमारा असत्य। व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है क्या, व्यंजन का उच्चारण नहीं, व्यंजन तो पराश्रित होते हैं, वो स्वर के साथ ही उच्चारित होते हैं। कथन गलत है। स्वरों की संख्या व्यंजनों की संख्या से अधिक है, गलत है ना। स्वर ध्वनियां व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होती हैं, यही कथन हमारा सही है। सीजी व्यापम आमिन 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो ये हमको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के संकलन को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट,
प्रश्न है हमारा, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को हम क्या कहते हैं भाई? यहाँ पर वर्ण कहते हैं। ऐसा हमने पढ़ा हुआ है, पेपर में आया भी हुआ है, आंसर लेना है हमको वर्ण। लेकिन अभी यहीं पर ध्यान देना, अगर मैं अक्षर की बात करता हूं तो अक्षर भी क्या है? तो अगर मैं कहता हूं ये र और ये अ, ये है व्यंजन, ये है स्वर, और इसका मेल करके मैं बना देता हूं र, ये अपने आप में एक अक्षर कहला रहा है। लेकिन जब ये अक्षर की बात आती तो इसका आधार क्या होता है? उच्चारण होता है। तो लेखन के आधार पर व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को आप क्या कह रहे हो, तो हम लोग इसको वर्ण कहें तो ये हमारा उचित होगा, हमारा आंसर होगा हमारा वर्ण। ठीक है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? ठीक है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर। अभी आया ना ध्वनि। अगला प्रश्न है, स्वयं रजन्ते स्वरा अन्वग भवति व्यंजनमिति, स्वर की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? तो याद रखना किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा दी गई है। ठीक है, स्वाश्रित वर्ण को कहते हैं स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अंतस्थ ऊष्म वर्ण। तो स्वाश्रित को क्या कहते हैं जी? स्वर वर्ण, क्योंकि ये उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण पर आश्रित नहीं होते हैं। वहीं पर पराश्रित वर्ण में व्यंजन वर्ण आता है, जो कि अपने उच्चारण के लिए स्वर वर्ण पर आश्रित होता है। स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होती है? स्वतंत्र रूप से, व्यंजन के सहयोग से, विसर्ग के सहयोग से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वर ध्वनियां स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं। ठीक है, स्वर ध्वनि के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, अर्थात वे स्वतंत्र होते हैं। इस कारण इन्हें स्व आश्रित वर्ण या स्वतंत्र वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा मुख विवर से नहीं निकल पाती है। हवा आबाद गति से मुख विवर से निकल जाती है, हवा मंद गति से मुख विवर से निकल जाती है, हवा मध्यम गति से मुख विवर से निकल जाती है। क्या होगा जी? ठीक है, तो ध्यान देना, यहां पर हवा मुख विवर से नहीं निकल पाती, जब नहीं निकल पाएगी तो फिर उच्चारण ही कैसे होगा और स्वर बाधित हो जाएगा। तो यहां पर व्यंजनों का जब उच्चारण करते हैं तब मुख से प्राणवायु बाधित होती है। अलग अलग उच्चारण, जैसे मैं बोलता हूं अवरोधी व्यंजनों की बात करता हूं, प फ ब ब म, तो अवरोधी व्यंजन के कारण यहां पर वायु अवरुद्ध हुई, रुकी हमारी। लेकिन जब हम स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हवा अबाध, बिना बाधा के, अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है जब हम किसका उच्चारण करते हैं? स्वर का। ये भी एक स्वर की विशेषताओं में हमको शामिल करना होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, स्वर वर्ण छांटना है, इसमें बहुत आसान है जी, बताइए। तो हमारा बी ऑप्शन है, अ दीर्घ अ, ई दीर्घ ई, यही हमारे क्या है? स्वर वर्ण है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान में देखना है। तो जब आप ना ये वाली किताब पढ़ोगे ना, तो इस किताब में आपको जो हिंदी सॉल्व पेपर है हमारा विशिष्ट वाला, इसमें आपको पूरी तरीके से इसी प्रकार से प्रश्न मिलेगा। जहां जहां आवश्यकता है वहां पर डिस्क्रिप्शन भी वहां पर डला हुआ है। ठीक है कि नहीं? चलिए अगला देखते हैं, स्वर वर्ण कौन सा है? वही प्रश्न है, बी आंसर होगा बी। देखिए व्यापम में प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, पीएस से भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पर। स्वर ध्वनियां किसे कहते हैं? अब देखो ए में देखो री और री दिया हुआ है, अ और आ, य और रा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अ और आ। स्वरों के निश्चित चिन्हों को कहते हैं, चलिए पेपर में इसका उत्तर लिया गया था विराम। ठीक है, लेकिन आंसर क्या होगा इसका? मात्रा। स्वरों के निश्चित चिन्हों को आप क्या कहते हो? मात्रा। अब बात आती है मात्रा क्या कहते हैं, मात्रा किसे कहते हैं? ठीक है, तो मात्रा क्या होता है कि उच्चारण में लगा समय क्या कहलाती है? मात्रा। यदि उच्चारण में कम समय लगा है तो वो छोटी मात्रा या ह्रस्व मात्रा या लघु मात्रा कहलाती है, और यदि अधिक समय लगा है तो गुरु मात्रा या बड़ी मात्रा या दीर्घ मात्रा कहलाती है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं, ये मैं लिखता हूं अ, ये मेरा एक स्वर है, और इसके पीछे मैं एक मात्रा लगाता हूं ओ, तो यहां पर स्वरों के निश्चित चिन्हों को क्या कहते हैं? इस चिन्ह को आप क्या कहोगे जी? क्या इसको विराम कहोगे? नहीं, इसे हम क्या कहेंगे? मात्रा कहेंगे। आंसर हमारा क्या होगा? मात्रा कहते हैं। अगला, स्वरों के प्रकार से प्रश्न। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी कही गई है? तो 3, 4, 2, 5 तो कही गई है। 4 वो लघु हमारे कौन कौन से? लघु अ, लघु ई, लघु उ और री। ये 4 के 4 हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है? संयुक्त
वर्ण नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन की बात नहीं कर रहा है, संयुक्त वर्ण की बात कर रहा है। तो देखो ए जो है, आई जो है वो किससे बनेगा जी? अ और ए से, इससे मिलके बना हमारा आई बन गया। यहां पर लिखा है औ, ये किससे बनेगा? अ प्लस ओ से बनेगा अ। ज्ञ जो रहेगा वो बनेगा ज और इया से, ठीक है। ये हमारा ज और इया से बनेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? अंगा जो है वो होगा संयुक्त वर्ण नहीं है, ठीक है। संयुक्त वर्ण वह वर्ण जो दो या दो से अधिक वर्णों से मिलने से बनते हैं वो संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। जहां पर संयुक्त वर्ण में संयुक्त स्वर आते हैं और संयुक्त व्यंजन आते हैं। इसमें से देखिए ए, ओ, औ और ए हमारे संयुक्त स्वर के अंतर्गत आएंगे और क्ष, त्र, ज्ञ और श्र हमारे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए जब आप बुक पढ़ते हैं तो बुक को जब आप पढ़ते हैं तो थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन जब आप ये सॉल्व कर रहे होते हैं यहीं पर आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल जाता है, तो ये और आसान हो जाता है फिर हमारे लिए पढ़ पाना। तुरंत हमको वहां पर उसका डिस्क्रिप्शन भी मिल जाता है। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन से हैं? री, आ, उ और औ संयुक्त स्वर, तो कौन सा होगा भाई? अ होगा, ठीक है। संयुक्त स्वर है ना अ, अ और ओ से बना है। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, संधि स्वर, मूल स्वर। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। ये भिन्न भिन्न स्वरों के, सजाती नहीं विजाती स्वरों के मेल से जो बनते हैं हमारे, है ना। अगला क्वेश्चन है, ए स्वर का प्रकार है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। ए, ठीक है। तो देखो यहां पर आप फंस जाओगे, फंस गए ना, कहानी फंस गई ना, हमारी कहानी ऐसी फंस गई। अब क्वेश्चन है सीजीपीएससी, ठीक है। कहानी ऐसी फंस गई कि मूल स्वर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, और ह्रस्व स्वर भी नहीं होगा, ए छोटी मात्रा तो नहीं है। आप फंस चुके हो कहां पर? दीर्घ स्वर में और संयुक्त स्वर में। यहां पर हमारा मामला फंस गया। तो दीर्घ स्वर ए जो है हमारा वो दीर्घ स्वर भी है और ए जो है हमारा संयुक्त स्वर भी है, और उत्तर क्या लिया गया है इसमें? संयुक्त स्वर, ठीक है। अ और ई के मिलने से ए बना है, इसलिए ए जो है वो क्या है? संयुक्त स्वर होगा, और ए जो है हमारा दीर्घ स्वर में भी आता है। तो यहां पर उत्तर लिया गया था क्या? संयुक्त स्वर। दो स्वरों का संयुक्त रूप कहलाता है मूल स्वर, प्रधान स्वर, संयुक्त स्वर, इनमें से कोई नहीं। संयुक्त स्वर। देखिए एक ही प्रश्न अलग अलग प्रकार से कैसे विभिन्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है ए, आई, ओ और उपर्युक्त सभी। उपरोक्त सभी हमारे संयुक्त स्वर कहलाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, आई, ओ, औ में समानता का आधार यह है कि ये सभी प्लुत स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं, ह्रस्व स्वर हैं और अनुस्वार हैं। तो क्या होगा जी? दीर्घ स्वर है, बड़ी मात्राएं हैं ये। अब देखो यहीं पर ये दीर्घ स्वर में दिख रहा है हमारा कौन सा? ठीक है, ठीक है, दीर्घ स्वर में दिख रहा है ए की मात्रा, और यहां पर हमको उसको किस में दिख रहा है? हमको संयुक्त स्वर। ए की मात्रा दीर्घ बड़े स्वर में आती है कि नहीं आती है जी? ए, हाँ आती है ना जी, है ना। तो ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन सा स्वर दीर्घ स्वर नहीं है? आ, ए, री और उ। री, ठीक है। ए, आई, ओ कौन से स्वर हैं? ठीक है, कौन से स्वर हैं जी? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर दिया हुआ है, तो हमारा संयुक्त स्वर में इसको हम लोग ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब बताओ दीर्घ स्वर होगा क्या? ले सकते हैं, लेकिन उत्तर इसमें लिया है संयुक्त स्वर, ठीक है। जो उत्तर लिया है उस हिसाब से बता रहा हूं। दीर्घ स्वर भी बाकायदा हम लोग इसको बोलेंगे, है ना। संयुक्त स्वर को प्रायोरिटी देना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हम लोग जो देख रहे हैं उसमें हम लोग को संयुक्त स्वर ही क्या दिख रहा है? प्रायोरिटी में मिल रहा है आंसर में, है ना। यहां पर भी संयुक्त स्वर ही आंसर लिया गया था। अब मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। मात्रा किसे कहते हैं? वर्णों पर लगाए जाने वाले चिन्हों को, विराम चिन्हों को, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो स्टूडेंट प्रॉपर इसको नहीं समझेगा वो कह सकता है कि वर्णों पर लगाए जाने वाले चिन्हों को मात्रा कहते हैं, एकदम फ्रंट में दिमाग में आएगा। लेकिन ये आएगा हमारा आंसर कि वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम लोग कहते हैं मात्रा।
कम समय लगता है छोटी मात्रा ह्रस्व स्वर ह्रस्व मात्राएं, और अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर बड़ी मात्राएं। उच्चारण के कालमान के अनुसार हिंदी में स्वरों के कितने भेद हैं? हाँ, कौन कौन से 3 भेद हैं? लो तो उच्चारण के कालमान के अनुसार हिंदी में स्वरों के भेद हैं, 2 ही भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। वो प्लुत स्वर जो है वो संस्कृत से लिया गया है, आंसर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्यतः कितने भेद हैं? सेम आंसर 2। अगला क्वेश्चन, मात्रा उच्चारण के देखिए 2 ही है, ह्रस्व स्वर और हमारे दीर्घ स्वर। ठीक है, अब देखो दीर्घ स्वर में देखो ये ए आया है ना यहाँ पर, और वहां पर ए हमारा क्वेश्चन में था, तो वो दीर्घ स्वर भी तो हुआ ना, वो तो बात वहां पर फंस रही थी हमारी। ठीक है, और पीएससी का ही क्वेश्चन था। प्लुत स्वर, इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। ठीक है, तो ये हमारे प्लुत स्वर का एग्जाम्पल हो। लेकिन प्लुत स्वर जो है वो एक अलग ही स्वर है हमारा, जो हमने संस्कृत से हमने अनुशीलन किया हुआ है। निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है? आ, ए, री और उपयुक्त सभी। तो लघु स्वर में कौन सा आ जाएगा? री। कौन से वर्ग में ह्रस्व स्वर है? इनमें से 4 वर्ग है, इसमें से कौन से में ह्रस्व स्वर है, छोटा वाला स्वर है? तो देखो पूरे का पूरा ह्रस्व स्वर है ना, कौन सा? बी। अ, ई, उ और री, ये हमारा आंसर होगा। इसमें दीर्घ आ चुका है, इसमें दीर्घ ई और आ चुके हैं, और इसमें भी दीर्घ ई आ चुका है। ये हमारा बी जो है वो हमारा पूरा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, चतुर्मात्रिक। तो 3 मात्रा वाले स्वर क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। संस्कृत से इनका अनुशीलन किया गया है। निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर हैं, छोटे वाले स्वर कौन सा है? लघु अ, दीर्घ आ, ओ और दीर्घ ई। आंसर क्या हो जाएगा? अ। निम्नांकित में से ह्रस्व स्वर को पहचानिए। देखो ये एक पैटर्न है क्वेश्चन का, बहुत आसान पैटर्न है। तो क्या आ जाएगा आंसर? आपको बोल रहे हैं ह्रस्व स्वर लघु ई, लघु दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ आ और ए। ठीक है, तो देखो यहां पर अब कहानी आपकी हो गई, चारों के चारों गड़बड़ है ना। हाँ, तो ऐसे प्रश्न किए जाते हैं क्या भाई? एस्ट्रिक लग जाता है, विलोपित, क्योंकि आपको पूछ रहे हैं ह्रस्व स्वर, इसमें ई, उ, आ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब हमारे किस में आते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं। तो ये प्रश्न में लग गया, एस्ट्रिक विलोपित हो गया। समझिए ये प्रश्न। निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर है। आ ह्रस्व स्वर, ह्रस्व छोटा आ, ई, उ और ई। तो छोटा वाला ई जो है हमारा ह्रस्व स्वर में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा स्वर ह्रस्व स्वर नहीं है, छोटा नहीं है? उ, ई, ए और अ। तो भाई ए जो है ये हमारा दीर्घ स्वर में आता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का चयन करें। जिन स्वरों के उच्चारण में खाली स्थान स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है उन्हें खाली स्थान स्वर कहते हैं। तो आंसर देखिए, तो आंसर आ जाएगा ए आएगा जी। क्या बोल रहे हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में प्लुत स्वर से, नहीं, ह्रस्व स्वर से, ह्रस्व स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। आंसर होगा हमारा बी। निम्न स्वरों के, निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन से हैं? अ, दीर्घ आ, दीर्घ उ और ऐ। आंसर हो जाएगा ए, अ जो है वो है हमारा। अब देखिए जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, ये भी मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है। तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पर मैंने इसको कैसे क्या बताया हुआ है आपको? 3 प्रकार के स्वर मैंने बताए हुए हैं ना जी। मैंने आपको इस तरीके से एक होंठ की आकृति बनाई थी और इस तरीके से मैंने जिह्वा बनाया था। अब जिह्वा में उच्चारण करने के आधार पर इसे 3 भाग में बांटा था। जो आगे का भाग था उसे हमने कहा अग्र स्वर, जो बीच का भाग है उसे हमने कहा मध्य, और पीछे का भाग है उसे हमने कहा पश्च स्वर। इसमें से जो मध्य स्वर में हमने सिर्फ एक लिया था अ, और जो अग्र स्वर था इसमें हमारे पास आ रहे थे ई, दीर्घ ई, ए, ऐ और ऋषि का री। बाकी जो बच गए वो हमारे क्या थे? पश्च स्वर थे। अब हिंदी में पश्च स्वर है, इनमें से कौन से पश्च स्वर है? तो देखिए अग्र स्वर में हमारा ई है ना, देखो इसमें ई आ गया, तो भाई ये अग्र स्वर है हमारा, पश्च स्वर हो नहीं सकता इसमें से। इसमें भी आ गया, ये भी हमारा अग्र स्वर है। और यहाँ पर देखिए आ गया, तो यहाँ पर मध्य स्वर आ गया, और उ और ओ, यही आंसर होगा हमारा डी। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्न पूछता है, तो इसमें से आपको कुछ भी एक याद रहेगा। मुख्य रूप से
आप मध्य स्वर और अग्र स्वर याद रखो, पीछे अपने आप आपका बन जाएगा हमारा पश्च स्वर कौन सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इन्हीं में से। ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऊ, तो ऊ कौन सा है भाई? पश्च स्वर है। अ किस प्रकार का स्वर है? मध्य स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य केंद्रीय स्वर है? ई, उ, ए और अ। मध्य स्वर कौन सा होगा जी? आ वाला होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये ना सारे जो आपको अगर कभी भी आपको रिवाइज करना हो तो जो YouTube में मेरे जो वीडियो डाला हुआ है ना, उसमें क्वेश्चन के साथ साथ मैंने क्या किया उसको समझाते हुए भी डाला है। तो क्लास के एप्लीकेशन में तो आपको क्लासेस मिलेंगी ही मिलेंगी, पर उसके अलावा कभी भी इंस्टेंट आपको करना होगा तो टॉपिक वाइज जा करके वहां पर आप कर सकते हो, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अग्रस्वर है? तो अग्रस्वर कौन सा है भाई? हमारा अ, उ, ई और ओ में से ई। ई हमारा अग्रस्वर है। जिह्वा का अग्रभाग जो है, ये ई का उच्चारण जिह्वा के अग्रभाग के बिना नहीं हो सकता। और जिह्वा का अग्रभाग नीचे में जाके तालु में टच होगा, ई ए आई बोलोगे। अब उसी को ऊपर करके बोलोगे तो नहीं निकलेगा साउंड। तो इसीलिए उसको ध्यान में रखना, कभी फंस जाओ तो बोल के देख लेना वहां पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो ज, ई, आ और अ, आंसर हो जाएगा हमारा आ। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ज, ई, उ और अ, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? उ हो जाएगा। अ जो है वो किस में जा रहा है भाई? मध्य स्वर में। और ई ए आई जो है ये किस में जा रहा है? अग्र स्वर में। ठीक है। कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। तो कौवे की स्थिति के आधार पर हमने दो प्रकार के स्वर देखे थे, एक था निर्नुनासिक और एक था अनुनासिक। निर्नुनासिक जिसमें नासिका का प्रयोग उच्चारण में नहीं होता, और अनुनासिक जिसमें नासिका और मुख का दोनों का साथ में प्रयोग होता है। तो कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? दो भेद है। एक है हमारा कौन सा? निर्नुनासिक, और दूसरा है अनुनासिक। देखो फिर से डिस्क्रिप्शन आपको मिल गया। तो अगर आप बुक में, जैसे बुक में आपने नहीं पढ़ा हुआ, डायरेक्ट आप ये एमसीक्यू उठा के पढ़ते हो, तो जहां पर आवश्यकता लग रही है वहां पर क्या है? डिस्क्रिप्शन अपने को उपलब्ध है बुक में। अब यहां पर बात करते हैं मौखिक स्वर कौन से हैं। तो जो निर्नुनासिक स्वर हैं जिसमें नासिका का प्रयोग नहीं होता है, उनको हम मौखिक स्वर कह सकते हैं। अब आप बोलोगे सर वो उसको भी तो मुंह से ही बोल रहे हैं। हाँ, तो भैया उसको मुंह से तो बोल रहे हैं, लेकिन मुंह के साथ नाक से भी बोल रहे हैं, इसलिए वो अनुनासिक है। इसको प्योरली मुंह से बोल रहे हैं, इसलिए मौखिक स्वर के अंतर्गत आएगा। तो कौन सा आंसर? देखो, उ, औ, ए, अ, आ, ई, उ, ओ, ऐ, अम, उ, एम, ये क्या है? मौखिक स्वर। तो आंसर क्या होगा जी? अब यहां पर प्रश्नों को जरा ध्यान से देखो, यहां पर इसको देखो। मौखिक स्वर, मौखिक स्वर के उदाहरण, इनमें ऐसे स्वरों को उच्चारण जिसमें हवा केवल मुंह से निकलती है। उदाहरण अ, आ, ई। अब देखो इनमें से जैसे ही मैं कहता हूं अम, ए, ये मैं कह देता हूं तो क्या होगा? ये अनुनासिक हो जाएंगे। अब ऊपर वाला हम लोग देख रहे हैं अ, आ, ई, उ, औ। तो अ, आ, ई जो है ये हमारा पूर्ण रूप से कैसा स्वर जाएगा? मौखिक स्वर जाएगा। ठीक है। निर्नुनासिक है। इनमें से कौन सा निर्नुनासिक है? आंचल, अंतःकरण, कंचन और इच्छा। तो क्या हो जाएगा जी? इच्छा। यहां पर निर्नुनासिक स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्नुनासिक या मौखिक स्वर कहते हैं। अब यहां पर दो चीजों का प्रयोग हुआ है। एक तो प्रयोग हुआ है चंद्र बिंदी का, और एक प्रयोग हुआ है शिरोरेखा के ऊपर बिंदी का। ये चंद्र बिंदी जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। और वहीं पर जो ये बिंदी लगता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और अनुस्वार का उच्चारण कैसे होता है? नासिका से होता है। और अनुनासिक में नासिका के साथ साथ मुख से भी होता है। आगे आएगा क्वेश्चन, देखते हैं। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। अब जब हम स्वरों का उच्चारण करेंगे तो होठ की एक आकृति बनेगी उस आधार पर। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वृत्तमुखी और एक होता है अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी को गोलक बोलते हैं, अवृत्तमुखी को अगोलित बोलते हैं। ठीक है। अब देखो इनमें से किसको बोलोगे तो आपका कौन सा उच्चारण करोगे तो वृत्त बनेगा? आ, उ, ए और ई। तो उ बोलेंगे तो पाउट बनेगा मुख में, तो यह होगा हमारा आंसर क्या? बी, उ, उ, ओ, औ। ठीक है। अब देखते हैं होस्ट की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो वही दो हो गए हमारे।
अब मुख द्वार के खुलने के आधार पर, जहां पर मैंने आपको क्या पढ़ाया है, विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत, संवृत, ये इतना हमने पढ़ाया है। स्थिति क्या बन रही है, जब सबसे बड़ा मुंह खुलेगा, ओपन होगा, तो वो कहलाएगा विवृत स्वर, जिसमें आएगा आ। सबसे छोटा मुंह खुलेगा जिसमें ई ऊ बोलोगे और री, ये हमारा किस में जाएगा, समृत में। विवृत सबसे बड़ा मुंह आ, और उससे जब थोड़ा छोटा मुंह करोगे, सबसे बड़े से थोड़ा छोटा, तो बड़ी बड़ी वाली मात्राएं आएंगी, ऐ की मात्रा, औ की मात्रा और अ, ये 3 आएगा। और अर्ध समृद्ध जब आएगा और मुंह छोटा होगा तो छोटी वाली मात्रा, ए की मात्रा और ओ की मात्रा आएगी। अब यहां पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्ध विवृत का एग्जाम्पल कौन सा होगा, बताओ अर्ध विवृत का कौन सा होगा जी। देखो आ जो है ये सबसे बड़ा मुंह खुलेगा, ये जाएगा हमारा विवृत में। औ जो है ये बड़ी मात्रा है, ये जाएगा मेरा किसमें, अर्ध विवृत में। अर्ध विवृत बड़ी मात्रा है ना जी, सबसे बड़ा मुख रहता है, ये होता है विवृत में। इससे थोड़ा छोटा होता है अर्ध विवृत में, उससे थोड़ा छोटा होता है अर्ध संवृत में, और सबसे छोटा होता है संवृत में। इसमें बोल रहे हैं अर्ध विवृत, मतलब कि जो आ सबसे बड़ा मुख था उसके बाद वाला, तो इसमें बड़ी बड़ी मात्राएं आती हैं, मैंने बोला। तो इसमें अर्ध विवृत में हमारी ऐ की मात्रा और औ की मात्रा आती है, और साथ ही साथ हमारा अ भी आता है। तो निम्नांकित में से अर्ध विवृत मध्य स्तर है, तो अर्ध विवृत मध्य स्तर भी बोल रहा है इसमें। तो अर्ध विवृत तो अ है हमारा, और ई जो है वो हमारा किस में जा रहा है, संवृत में जा रहा है, संवृत में। आ जो है वो किस में जा रहा है, देखो अर्ध विवृत में। तो भैया इसमें तो 2 ठो अर्ध विवृत आ गया, अब कैसे आंसर होगा, तो मध्य स्तर बोल रहा है, तो मध्य स्तर में कौन सा आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। वही मध्य स्वर वाली बात हो रही है, तो ये आ गया, अर्ध विवृत है लेकिन मध्य स्तर है जी। नहीं आता, आ क्यों आता, आपका कहना है कि इसमें आ बोलता तो इसलिए नहीं आता, आ बोलता तो वो विवृत ही हो जाता। नहीं पश्च स्तर बोलता, क्योंकि पश्च स्वर में ओ औ आते हैं, है ना, तो ओ औ आते तो पश्च स्तर बोल देता है, पीछे से अर्ध विवृत कौन सा आता है, तो औ आता है ना, ये बनेगा। ठीक है, चलिए अगला, अनुस्वार और विसर्ग से आने वाले प्रश्न, अयोगवाह से पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। अनुस्वार और विसर्ग शब्दों में आदि में प्रयुक्त होते हैं, क्या ये विसर्ग के आदि मतलब प्रारंभ में प्रयुक्त होते हैं क्या, अनुस्वार और विसर्ग? अगर मैं एक स्वर लेता हूं और मैं लिखता हूं अम और मैं लिखता हूं आहा, तो क्या ये पहले प्रयोग हो रहे हैं, है ना। अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते नहीं, तो ये क्या होते हैं, ठीक है, ये अंत में प्रयुक्त होते हैं ना। तो देखो कथन, देखो कथन, एक कथन सही है, एक कथन गलत है। अनुस्वार के लिए सही है, विसर्ग के लिए गलत है, विसर्ग के लिए सही है, अनुस्वार के लिए गलत है। दोनों ही कथन जो है क्या है, गलत है। ये आगे में कैसे प्रयुक्त होगा, दोनों ही कथन हमारे क्या है, गलत हैं। स्वर के बाद आने वाले व्यंजन अनुस्वार, स्वर के बाद आने वाले व्यंजन हैं, इनकी ध्वनि नाक से निकलती है, अंगूर कंकण। विसर्ग, यह अनुस्वार की भांति स्वर के बाद आता है तथा उच्चारण में ह का तरह उच्चारित होता है। दोनों स्वर के बाद ही आए ना, तो वर्णों के बाद ही आ रहे हैं, तो ये हमारा कथन हो गया गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुस्वार है स्वर के बाद आने वाला व्यंजन, संज्ञा के बाद आने वाला व्यंजन, मात्रा के बाद आने वाला व्यंजन, वर्ण के बाद आने वाला व्यंजन। तो आंसर क्या होगा भाई, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है क्या है, अनुस्वार। अयोगवाह वर्ण का उदाहरण है क्ष, त्र, ड़ और ढ़, अम और अहा। अयोगवाह है अम और अहा। तो अयोगवाह में अनुस्वार और विसर्ग को लेते हैं। अयोगवाह जो होते हैं ऐसे वर्ण होते हैं, ना ही ये पूर्णतया स्वर होते, ना ही ये पूर्णतया व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन की बीच की स्थिति होती है, बीच की कड़ी होती है, क्योंकि ये ऐसी परिस्थिति बनती है जहाँ पे स्वर के बाद व्यंजन आता है। जैसे अ के बाद म का उच्चारण आता है, अ के बाद ह का उच्चारण आता है, और हमने ये जाना है कि यदि व्यंजन के बाद स्वर आते हैं तो उनका मेल स्वर में हो जाता है। जैसे कि र के बाद आ आएगा तो इस आ का मेल इसमें हो जाएगा, लेकिन यहीं पर आ के बाद माँ आएगा, इसके लिए कोई नियम नहीं है कि इनका मेल आपस में हो। इसलिए ये दोनों बिना योग के ही अपने आप को वहन कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अयोगवाह। अनुस्वार युक्त शब्द कौन सा है इसमें से,
कार्य, अग्र, गांव और अंगूर। तो अनुस्वार में अंगूर में आपको दिख रहा है, यहां पर हम की बिंदी लगी हुई है, अनुस्वार युक्त शब्द होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। री की मात्रा को छोड़कर तथा अम और आह को लेकर व्यंजनों को साथ एक स्वर को मिलाप करता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या? अक्षर क्रम, वर्ण क्रम, 12 खड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहलाता है क्या? 12 खड़ी। री को छोड़ देते हैं, जो स्कूल में हम लोग पढ़ते आ ई उ ये पढ़ते थे, वही हमारा क्या है? 12 खड़ी 12 मात्राएं। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। अगला, कौन से शब्द में री का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है? क्रिया, चर्या, श्रिया और मात्र। तो ये किस में हुआ भाई? ये मात्र में हुआ है। कभी भी ऐसे शब्द के नीचे में ये मात्रा दिखाई दे, आपको ये मात्रा दिखाई दे, तो विशेष रूप से ध्यान देना, यहां पर कौन सी मात्रा है हमारी? ऋषि के री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। अनुनासिक ध्वनि से युक्त शब्द कौन सा है? गंध, संग, अंग, भांति। अब नहीं देखो, अब यहीं पर विचार करना। जब उच्चारण आप कर रहे हो, गन गन नाक में जा रहा है, गंध, संग, अंग, और जब भांति, तो भा बोल रहे तो आ रहा है साउंड, ये कौवे वाला साउंड है हमारा। तो अली जिह्वा के आधार पर जो ये अनुनासिक ध्वनि कौन सा होगा जी? यहाँ पे भांति होगा। ठीक है, भांति। अब अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अनुनासिक चिन्ह का, अनुस्वार नहीं बोल रहा है। अनुस्वार बोलता तो ये मंत्र जो लिखा हुआ है इसको आप लोग लेते हैं हम की बिंदी, बट आपको क्या बोल रहा है भाई? अनुनासिक। तो अनुनासिक में किसका प्रयोग हुआ है इसमें? है ना, मंत्र, हंस, शोक और क्यों, तो आंसर आएगा हंस। हंस में यू है ना, हंस मतलब हंस। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर वर्णों का मेल, व्यंजन एवं व्यंजन वर्ण, व्यंजन एवं स्वर वर्ण, व्यंजन परतंत्र वर्ण है। व्यंजन किसे कहते हैं? ठीक है, तो व्यंजन एक परतंत्र वर्ण है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर? डी। अगला, असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, कथन सही है कि नहीं? सही है। स्वर ध्वनि कंठ से निकलती तथा बिना अवरोध मुख गुहा से बाहर निकलती, सही है कि गलत है? सही है कथन हमारा। व्यंजन के उच्चारण में स्वर ध्वनियों का योगदान नहीं होता, गलत, यही हमारा असत्य कथन है। व्यंजनों के उच्चारण में ध्वनियां मुख गुहा के भीतर भिन्न स्थानों से टकराती अथवा उनका स्पर्श करती, सही है कि नहीं? सही है। तो यह कथन भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है? ठीक है, स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है? तो देखो यहां पर लिखा हुआ है या, रा, ता, ला। या आ गया, रा आ गया, इसके अंदर में आ गया भाई हमारा अंतस्थ आ गया। या, रा, ला, वा, ये भी हमारा क्या है? अंतस्थ। श, श, श है, ये क्या है हमारा? उष्म। तो उत्तर क्या हो जाएगा? क, च, त और प, ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी कही गई है? 25 कही गई है, जो कि कितने वर्गों में बटा हुआ है? 5 वर्ग में बटा हुआ है। ट वर्ग के व्यंजनों का अंतिम वर्ण कौन सा होगा? इया, न, ड और म। तो ट, ठ, ड, ढ, ण, ये हमको याद रखना है। क वर्ग का पंचमाक्षर अंगा होता है, च वर्ग का इया होता है, ट वर्ग का ढ़ होता है, त वर्ग का न होता है, प वर्ग का मा होता है। इतना ध्यान में रखना है अपने को। प वर्ग का अंतिम व्यंजन कौन सा होता है? प, फ, ब, भ, मा। निम्नलिखित में से पंचमाक्षर है ज्ञ, री, क्ष और अणा। बहुत आसान प्रश्न है। ण पंचमाक्षर कहते ही समझ जाना, इन्हीं 5वें वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। और जिनका उच्चारण कहां से होता है भाई? नासिका से होता है। इतना हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचमाक्षर वर्ण है क, घ, ग और अंगा। तो क, ख, घ, अंगा। व्यंजन वर्ण है अ, आ, ई, च, झ, उ। तो देखो यहां पर च और झ व्यंजन है, लेकिन उ और उ आ गया। ऑप्शन नंबर ए में पूरे के पूरे स्वर है, और यहां पर क, ख, च, छ, यही हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है? न, म, द और ध। त वर्ग का कौन सा नहीं है? तो त, थ, द, ध, म नहीं है। और ये प, फ, ब, भ, म आता है, तो ये प वर्ग का है ना। इया किस वर्ग का पंचमाक्षर है? च वर्ग का। च, छ, झ, झ, इया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं जी।
पंचमाक्षर ध्वनियां। नासिक की व्यंजन, अगला पॉइंट से देखो, टॉपिक से आ रहा है। नासिक के व्यंजन किसे कहा जाता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से निकलती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा जिह्वा से निकलती है। तो आंसर क्या होगा? नाक से निकलती है, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन है वर्ण वर्ग का प्रथमाक्षर, वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण, वर्ण वर्ग का तृतीय वर्ण, वर्ण वर्ग का द्वितीय वर्ण। तो क्या होगा? पंचम वर्ण जो होगा, है ना, अंगा, इया, अड़ा, ना और म। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण है ब, त, श और इया। तो देखो इया नासिक आ गया, मतलब कि हमारा पंचमाक्षर होगा। निम्नलिखित में से पंचमाक्षर ध्वनि न, झ, ट और ज्ञ। तो ना, ये सरलतम प्रश्न है जी। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है 1, 2, 3, 4। इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। ये CGPSC 2016 का प्रश्न था, उस समय 5 वाले क्वेश्चन आया करते थे, 5 ऑप्शन वाले। तो इसमें से आएगा इनमें से कोई नहीं, 5 होती है इनकी संख्या, है ना। पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान होता है नाक, ओष्ठ, तालु, दांत। भाई सीधी सी बात है, नासिका होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजन से। पाणिनि ने यर अलावा को संक्षेप में क्या कहा है? ठीक है, तो इसको क्या कहा है? यर अलावा को उन्होंने यण की संज्ञा दी है, मैंने क्लास में बताया है आपको। ये निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन है श, 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 ह, यर अलावा, त, थ, द, 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 ठ, ड, ढ। तो यहां से यर अलावा, वहीं पर श, श, श क्या है? ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। त, थ, द, ध ये कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन का कौन सा वर्ग है? त, थ, द, ध। और उसका उच्चारण स्थान क्या है? क, च, ट, त। तो क, च, ट, त, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत। ये दंत है, ऐसे याद रखना है ना। यह अलावा व्यंजनों को कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? या, रा, व और ह ऊष्म व्यंजन है। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर है या, व, म, व, ह, ध, ह, व, त और य, व और ह। तो कौन सा आएगा? या, व और ह जो है ये क्या है? अर्धस्वर। अर्धस्वर इन ध्वनियों के उच्चारण करते समय उच्चारण अव्यय पूर्ण स्पर्श नहीं होता तथा श्वास वायु अवरोधित नहीं रहती, अतः य, र, ल, व को ही हम लोग पूरे का पूरा क्या कहते हैं? अर्धस्वर, जिसे ही हमने यण की भी संज्ञा दी हुई है। तो ये हमको ध्यान में रखना है जी। अगला क्वेश्चन, ल किस प्रकार का व्यंजन है? ठीक है, स्पर्श व्यंजन, नासिक के व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित व्यंजन। तो हमने क्लास में पढ़ा हुआ है पार्श्विक व्यंजन, क्योंकि हमारे पार्श्व से वायु निकलती है। वहीं पर लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन में आता है र आता है, ठीक है। नासिक के में पूरे पंचमाक्षर आते हैं। किन व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है? नाड़ा, श, य, व और ह। इनमें से कोई नहीं, आंसर व और य अर्धस्वर। कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण नहीं है? रा, ता, ला और या। तो अंतस्थ का उदाहरण कौन सा नहीं है हमारा? या, रा, ला, वा होता है, तो ये ता जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? श, ठ, य और ज। तो आंसर क्या हो जाएगा? य जो है हमारा अंतस्थ व्यंजन में आएगा। हिंदी व्यंजन ध्वनियों के 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, तो कौन सा है? या, रा, ला, वा, ये हमारे अंतस्थ हैं। ऊष्म व्यंजन से देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? च, ल, श और क। तो क्या होगा? श। जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं वो पूरे के पूरे किस में आते हैं? संघर्षी व्यंजन में आते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में मुख से ऊष्मा अधिक मात्रा में निकलती है और आपस में उच्चारण के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए मुख्य अवयवों में संघर्ष होता है, इसलिए इसे हम लोग संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, दंत, मूर्धा। श का तो मैंने क्या बोला था आपको, हाथ से याद करवाया था कि अंतस्थ और उष्म की शुरुआत तालु से होती है, और ये उष्म व्यंजन है में श की भी शुरुआत कहां से होगी? तालु से होगी, तो तालव्य होगा आंसर हमारा ए, ठीक है। निम्नांकित में से उष्म व्यंजन है प, क, ट और ह। आंसर क्या हो जाएगा? ह हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत में संघर्षी व्यंजन है प, फ, ब, ख, ख, ग और घ, क, च और म। डी ऑप्शन है हमारा श, श और ह, यही हमारा आंसर होगा भाई, संघर्षी।
निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? श, क, र और ल। आंसर क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन से यह संयुक्त व्यंजन माना जाता है। अंगा, म, क्ष और इयाम, क्षत्रिय का क्ष। हमारे पास क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये चार के चार क्या माने जाते हैं? संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये दो व्यंजनों के संयोग से हमारे बन के तैयार होते हैं। क्षत्र ज्ञ इनमें से क्या है? स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन ज्ञ इनमें से किसके योग से बना हुआ है? तो हमने क्या देखा हुआ है, क्लास में पढ़े ना, ज और इया के योग से बना हुआ है। त्र वर्ण किसके योग से बना हुआ है? तो त, र और आ के योग से बना हुआ है हमारा त्र वर्ण। ठीक है, अगला, हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किसके बाद आता है? तो मैंने बताया हुआ है कि जो हमारा क होता है, ये क के बाद हमारा आता है क्षत्रिय का क्ष। किस में आता है? शब्दकोश में, वर्णमाला में नहीं। वर्णमाला में तो अंत में आता है। क्यों आता है क्ष? क्योंकि ये बना किससे मिलकर बनता है? क और श से मिलकर बनता है। तो शुरुआत इसकी क से होती है, इसीलिए इसे क के बाद स्थान प्राप्त है किसको? क्ष को। संयुक्त व्यंजन, तो यहां पर क के बाद आई, हमारा आंसर होगा। संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित वर्ण में है। संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित वर्ण में कौन सा है? इया, ण, त्र और अंगा। आंसर क्या हो जाएगा? त्र। ठीक है, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, तो इसमें अड़ा और अढ़ा, ज्ञ और श्र, ड और ढ, तो आंसर क्या हो जाएगा? अड़ा और ढ, इन्हें कहते हैं द्विगुण व्यंजन। इन्हें कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। देखिए, वहीं पर लुंठित व्यंजन में आता है र। पार्श्विक व्यंजन में हमारा कौन सा आता है? ल आता है। ल, इसको सुधार करूंगा, उष्म व्यंजन में आएगा श, श, श और ह। हिंदी वर्णमाला में अड़ा और अड़ा ध्वनि को कहा जाता है कौन सा? उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, द्विगुण भी क्यों कहते हैं? क्योंकि दो उच्चारण स्थान का ये गुण अपने पास में रखते हैं। अढ़ा किस प्रकार के व्यंजन में है? संघर्षी, पार्श्विक, स्पर्श, उच्छिप्त, उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर हमने टोटल 100 क्वेश्चन जो है हमने यहां पर किए हैं, जो विगत वर्ष में पूछे गए हैं, और आप लोगों को भी आसानी से ये प्रश्न जो है वो बने होंगे। हाँ जी, ठीक है, तो समझा रहा हूं उसको आपको, है ना मैं। ठीक है, तो ये जो है इसी प्रकार के पैटर्न में हमको क्या है, पेपर में पूरा क्वेश्चन आना होता है। तो जब आप एमसीक्यू करते हो ना, तो एमसीक्यू से आपको यही लाभ हो जाता है कि आप उसको प्रॉपर वे में क्या कर पाते हो, बना पाते हो। तो पहले थियोरी को पढ़ लो, और पढ़ने के बाद बढ़िया से इसको सॉल्व करना। तो आप लोग के पास अगर ये वाली बुक नहीं होगी तो उसको अपने पास में क्या कर लेना, कैरी करना, ताकि जब मैं एमसीक्यूज आपको कराऊं तो या तो पहले से पढ़ के आप उसको आओ, और या फिर साथ साथ आप लोग क्या करते चलो, उसको समझते चलो, और जहां पर भी कोई दिक्कत लगती है उसको पूछो। जितना आप लोग डाउट नहीं पूछोगे तो मैं कैसे आप लोगों के मतलब उसको मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बनाऊंगा आपको। तो जब भी प्रश्न आता है, जैसे कि उन्होंने एक प्रश्न किया है अभी, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा प्रश्न भी आप लोगों को बाकायदा करना है, ताकि हम लोग इस सिस्टमेटिक चीज़ों को अच्छे से कर पाए, है ना। ठीक है, चलिए, तो 100 प्रश्न तक हमारी चर्चा हुई है। अब आगे बढ़ते हैं 101वें प्रश्न के साथ में। ठीक है, कल यहाँ पर हमने जो चर्चा की थी वो चर्चा किस मामले में की थी कि स्वर, व्यंजन, वर्ण, वर्णमाला। अब ये वर्णमाला का जो हमारा दूसरा भाग है उसमें भी हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं अब, कि जो उच्चारण स्थान है, वर्ण विन्यास है, इससे भी कुछ प्रश्न आते हैं, उनको हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए, हमारी जो बुक की मैं बात कर रहा था ना आपको, ये वाली बुक है हमारी, है ना जी, जो आपका हिंदी सॉल्व वाला है ना, विशिष्ट, ये वाली जो बुक है यही आधार है इसका, जिसमें हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, पूरी चर्चा कर रहे हैं, और पूरा A to Z बढ़िया इसमें क्या है, इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन के साथ हमारा दिया हुआ है। तो थ्योरी पढ़ने के बाद ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हमारे हाथ में हो, जिससे कि हम सारे प्रश्नों को क्या कर सके, बढ़िया से समझ सकें कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब प्राणवायु के आधार पर वर्ण के भेद, तो प्राणवायु के प्रक्षेपण के आधार पर मैंने वर्ण के भेद पढ़ाए थे कि जहां पर प्राणवायु का प्रक्षेपण अधिक मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं जी, अधिक मात्रा में होता है उसे महाप्राण कहते हैं, और कम मात्रा में होता है उसे अल्पप्राण। महाप्राण में मुख से ऊष्मा अधिक निकलती है, हकार की ध्वनि अधिक निकलती है, और अल्पप्राण में हकार की ध्वनि कम निकलती है, ऊष्मा कम निकलती है। प्रश्न है, अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियों का संबंध है हवा की कमी बेसी से, स्वर तंत्रियों से, अलिजिह्वा से, स्पष्टता से। तो किससे है?
हवा की कमी बेसी से। तो यहां पर आ जाएगा अल्प प्राण में आ जाएंगे हमारे क्या, हवा की कमी बेसी से इसका संबंध है। ठीक है, यहां पर हमने अल्प प्राण देखे। अल्प प्राण के अंतर में कौन कौन से वर्ग के व्यंजन आते हैं, तो अल्प प्राण में स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। मतलब कि अगर मैं बात करता हूं अल्प प्राण की तो इसमें आएगा 1, 3 और 5, और महाप्राण में आएगा 2 और 4। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब बात याद आती है, अ से अल्प प्राण होता है और अ से अंतस्थ होता है, और महाप्राण जो है वो उसमें व्यंजन किस में आते हैं, महाप्राण में आते हैं। इतना ध्यान में रखना है। आगे महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का। कौन कौन सा वर्ग, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, तीसरा, पांचवा और पहला पांचवा। तो आंसर क्या होगा, दूसरा और चौथा। क्लियर है, ये एक पैटर्न है। निम्न में से कौन सा स्वर मूल स्वर, कंठ और घोष है। अब देखो, अब ये तीनों को मिलाकर के इसने क्वेश्चन पूछ दिया, इसीलिए तीनों को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो इनमें से कौन सा मूल स्वर, ये चारों के चारों हमारा मूल स्वर है, और हमने जाना है कि अ का उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है। ठीक है, तो कंठ जो है वो मूल स्वर में आएगा, और ये हमारी घोष ध्वनि में भी आएगा। तो मूल स्वर भी है, कंठ भी है और घोष ध्वनि भी है हमारा। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, अ। ठीक है, वहीं पर ई जो रहेगा वो हमारा तालव्य रहेगा और घोष रहेगा। सारे स्वर घोष में आते हैं, सारे स्वर घोष में आते हैं। तो ई जो रहेगा वो तालव्य रहेगा, उ जो रहेगा ओष्ठ रहेगा, और री जो रहेगा वो मूर्धा रहेगा, और सभी के सभी क्या कहलाएंगे, हमारे घोष ध्वनियों के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है। जब बात करते हैं घोष ध्वनि की, तो इन ध्वनियों के उच्चारण में, ठीक है, स्वर तंत्रियों में क्या होता है, अधिक मात्रा में कंपन होता है। एक बात तो हो गई। दूसरा, कितने होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन वर्ग का जो पहला और दूसरा होता है ये किस में जाता है, अघोष में। ठीक है, और वहीं पर हमारा कौन कौन सा जी, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये हमारा जाता है किसमें, घोष ध्वनि में जाता है। इतना ध्यान में रखना है। साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन पूरे के पूरे 4 के 4 घोष में आते हैं। पूरे के पूरे स्वर जो हैं वो घोष में आते हैं, और अंतस्थ व्यंजन का केवल एक हा जो रहता है ये घोष में आता है, और जो तीनों स हैं वो अघोष में आते हैं। तो अघोष व्यंजन टोटल कितने हो जाते हैं, अघोष हो जाते हैं हमारे पास 13। ये पहला और दूसरा वर्ग के 5-5 अक्षर मिला के हो गए 10, और 3 तो स जो है हमारा, तो वो अघोष आ गया। और बाकी 31 हमारे कितने हो जाते हैं, 31 हमारे क्या हो जाते हैं, घोष हो जाते हैं। क्लियर है, ये क्लास में इसको प्रॉपर पढ़े हैं हम लोग। चलिए आगे, निम्नलिखित व्यंजनों में से अघोष, ऊष्म और महाप्राण, देखो फिर से अब ये अलग तरीके से दे दिया। आपको बोल रहे हैं कि अघोष कौन सा है, ऊष्म कौन सा है और महाप्राण। अब यहां पर ध्यान देना है कि क्या होगा हमारा, श जो रहेगा वो अघोष में भी आता है। तीनों स अघोष में आते हैं, तो एक श अघोष में आ गया, तो अघोष डन हो गया हमारा। और श जो है वो हमारा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म बोला है, बाकी जो है म, द और ब ऊष्म तो है नहीं, यही दिख रहा है श। ये बहुत आसान है, और महाप्राण में भी आते हैं सारे ऊष्म व्यंजन। तो ये हो गया हमारा आंसर श। अगला, अघोष अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का चयन कीजिए कि जो अघोष भी हो और अल्प प्राण भी हो। तो यहां पर से देखो, ये पहला वर्ग का व्यंजन है क, तो ये अघोष हो सकता है। च, छ, ज, तो ज जो है वो तीसरे वर्ग में आ, तीसरे नंबर पर आ गया, मतलब कि ये अघोष नहीं हो सकता। अंतस्थ जो य, र, ल, व, यह किस में लिया गया है, क्या अघोष में है, क्या नहीं, वो घोष में लिया गया है, ये उत्तर नहीं हो सकता। फिर अघोष को टारगेट करते हैं, थ, त, थ, हो सकता है कि ये अघोष में हो। अब दूसरा बोल रहा है कि अल्प प्राण। अल्प प्राण कौन सा होगा, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। अब देखो थ किस में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, ये भी उत्तर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा हमारा क। पता था एक बार में, लेकिन कैसे बनाना है मैं वो बता रहा हूं। ठीक है, अल्प प्राण ध्वनियां कौन सी हैं, इनमें से अल्प प्राण ध्वनियां कौन सी हैं। जैसे ही अल्प प्राण दिमाग में आए 1, 3 और 5 आ जाना चाहिए। अब देखो, ये त, एक त, थ, द, ध, न, यही है क्या, है ना।
तो यही आ गया हमारा। ये इसमें बोले त थ द ध न, तो त थ द ये कौन सा आ गया हमारा? हमको क्या पूछ रहे हैं? अल्प प्राण। और न जो है वो किस में आ रहा है? न, देखिए इसमें से ये इन्हीं को बस दिया हुआ है, त थ द ध न। इसमें से ये और ये दोनों क्या हैं? महाप्राण है, क्योंकि ये दूसरा वर्ग है, चौथा वर्ग महाप्राण है। त द और न, त द और न। यहाँ पर ध आ गया, ये देखो गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर थ आ गया, ये गलत हो गया। यहाँ पर थ और द थ आ गया, ये भी गलत हो गया। हमसे पूछा है अल्पप्राण, तो इस तरीके। तो कभी प्रश्न आए ऐसे लिख के तो लिख लेना 2 मिनट, अगर तुरंत ना समझ में आए तो फट से लिख लिए। और ये दोनों महाप्राण है भैया, ये तीनों अल्पप्राण है। देखो 3 आ गए, हमारे अल्पप्राण है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन नहीं है, कौन सा महाप्राण व्यंजन नहीं है? कौन सा नहीं है जी? तो देखो पहला महाप्राण नहीं है बोल रहा है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। इसमें एक आइटम दिख रहा है हमको प, ये पहला ही है ना, अपने वर्ग का पहला व्यंजन है प, तो बिल्कुल ये क्या होगा? महाप्राण नहीं होगा, ये अल्प प्राण में आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी में अल्प प्राण महाप्राण का जोड़ा नहीं है। देखो ये तीसरा प्रकार का प्रश्न, अल्प प्राण और महाप्राण का जोड़ा नहीं है। क ख अल्प प्राण महाप्राण, फिर आता है च छ ज और झ। तो देखो ये हो गया हमारा अल्प प्राण, ये हो गया महाप्राण, ये हो गया हमारा 2 3 और 4। तो देखो ये ज और झ मिल गया ना, अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण ये भी है। तो नहीं है पूछ रहा है, ये हमारा जोड़ा है, ये हमारा जोड़ा है। अब क और य अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। अब देखो क किस में जा रहा है? ये भी अल्प प्राण है। और यह किस में जा रहे हैं? अंतस्थ, सारे अंतस्थ अल्प प्राण होते हैं, तो यह भी अंतस्थ, तो ये दोनों अल्प प्राण और अल्प प्राण में जा रहा है ना। और य र ल बोल रहा हूं तो किस में जा रहे हैं? ल किस में जा रहे हैं? य र ल, ये अल्प प्राण में जा रहा है। यहां पर आधा ल और ह है, और ह किस में जाता है? महाप्राण में जाता है। आधा ल को देख के नहीं कंफ्यूज होना है। तो ये हमारा महाप्राण है, तो उत्तर कौन सा है कि इनमें से कौन सा अल्प प्राण महाप्राण का जोड़ा नहीं है? बी। क्लियर है नहीं है? ठीक है। अब प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? ठीक है, अब बता दो कौन सा है अल्प प्राण? च है, बहुत बढ़िया। हाँ, क ख प फ, ठीक ठीक, च। अगला क्वेश्चन, उच्चारण में वायु प्रक्षेपण की दृष्टि से व्यंजनों को कितने भेद हैं? वही 2 भेद हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये आपको देख रहे हो पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे इतने सारे वेरिएशंस हैं किताब में। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए पूरे इंग्लिश मीडियम में है। जो मूल छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन है, ये 2 पार्ट प्रमुख हैं, उसके साथ में जिला परिदर्शन एक अलग है। और उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ का वस्तुनिष्ठ सॉल पेपर 2 भाग में, पंचायती राज अलग, छत्तीसगढ़ी भाषा एवं व्याकरण अलग, भारतीय कला एवं संस्कृति अलग, और ये पर्यावरण का अपना अलग है। पर ये पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे पूरे एक सेट है। तो जब पीएससी की तैयारी आप करते हो, प्री कम मेंस की तैयारी जब आप करते हो, तो प्री के साथ साथ जब मेंस की बारी आती है तो ये इतने सारी किताबों से भाई आपको गुजरना है, ध्यान में रखना। इन सबको हम लोगों को क्लास में तो हम पूरी चीज़ों को पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं, पर आप लोगों को भी इतनी किताबों से गुजरना है। आपको प्रदत्त किताबें होती हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास इसके और वेरिएशंस हैं। तो सारे स्टूडेंट को यहाँ से गुजरना है, क्योंकि इससे फिल्टर होकर जब गुजरोगे ना तो कहीं से प्रश्न नहीं छूटेगा। इक्का दुक्का प्रश्न होगा जो एकदम नए बना के दिए जाते हैं, वही बस आपसे गड़बड़ाएंगे। बाकी जो लगभग प्रश्न जो है यहाँ पर आते हैं, आप किसी भी एग्जामिनेशन में पेपर में देख लेना, जिस दिन पेपर होता है उसके दूसरे दिन हम लोग टेलीग्राम में बुक का स्क्रीनशॉट लेके डालते हैं। क्यों? क्योंकि लगभग प्रश्न जो है वहाँ से आते हैं। तो इसीलिए निश्चिंत रहते हैं हम लोग कि अगर स्टूडेंट अगर उसको प्रॉपर पढ़ रहा है तो उसके एग्जामिनेशन में प्रश्न अच्छे बनेंगे और आएंगे, ये ध्यान में रखना है अपने, है ना। तो ये पूरा वेरिएशन है जी, जरूर इसको एक बार जरूर देखना, रिव्यू करना आप लोग।
बाह्य प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर भेद। ठीक है, अब देखो बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो भेद होते हैं ये 4 प्रकार के। ये सीजी व्यापम टेट 2 में एक बार ये प्रश्न पूछा गया था और एक बार पटवारी 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो यहां पर देखो अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। और जब बाह्य प्रयत्न के आधार पर हम लोग बोलते हैं तो वर्णों के कितने भेद आते हैं? 2 भेद। तो बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, नहीं 2 प्रयत्न है, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न मतलब कि मुख के अंदर की बात हो रही है, बाह्य प्रयत्न मतलब मुख के बाहर की बात हो रही है। अब जब मुख के बाहर की बात हो रही है इसका मतलब ये कि जब आप बाह्य प्रयत्न करते हो, मुंह से बोल रहे हो, तो आपके उच्चारण के समय में आपके स्वर तंत्रियों में किसमें कंपन ज्यादा होगा और किसमें कंपन कम होगा, बाहर से ऐसे छू के आप बता लोगे उसको। तो ऐसे भी ध्यान रखना कि बाह्य प्रयत्न, तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर 2 भेद होते हैं, एक होता है घोष और दूसरा होता है अघोष। 4 में टिक लगा दिया हूं क्या जी? अरे क्षमा चाहूंगा। 2, ठीक है, 2 भेद होते हैं ना। अब अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर 4 भेद होते हैं। एक होता है विवृत, दूसरा होता है स्पृष्ट, तीसरा होता है ईशत विवृत और चौथा होता है ईशत स्पृष्ट। कुछ मिलता जुलता लग रहा है आपको किसी चीज से? संवृत, विवृत, अर्धविवृत से मिलता जुलता लग रहा है। इसमें से जो विवृत होता है इसमें मुख्य का जो बाह्य भाग होता है ये बड़ी मात्रा में ओपन होता है और मुंह के अंदर के जो भी अवयव होते हैं वो आपस में स्पर्श नहीं करते, कोई स्पर्श नहीं। लेकिन जब स्पृष्ट की बात आती है तो यहां पर मुख के अवयव इन स्वरों के उच्चारण में आपस में स्पर्श करते हैं और व्यंजनों के भी उच्चारण में, जैसे कि मैं बोल रहा हूं इसमें स्पर्श व्यंजन सारे आ जाएंगे स्पृष्ट में। यहां पर हम जब बात कर रहे थे विवृत, अर्धविवृत, विवृत, अर्धविवृत, अर्धसमृत और समृत, हम सिर्फ स्वर के बारे में बात कर रहे थे। और यहां पर जब बात आती है तो ये पूरे वर्णों के बारे में बात होती है। ठीक है, तो यहां पर इसको मैं बता दूंगा बाद में आपको और अच्छे से। तो विवृत, स्पृष्ट, ईशत विवृत और ईशत स्पष्ट, यहां पर सिर्फ संबंध स्पर्श होने से और ना होने से मुख के अंदर के अवयवों में। ठीक है, तो इसमें ईशत विवृत में थोड़ा कम स्पर्श होगा और ईशत स्पष्ट में स्पष्ट से थोड़ा अधिक स्पर्श होगा। ठीक है, यह सारे हमारे वर्ण आते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के प्रथम 2 व्यंजनों को किस नाम से जाना जाता है? तो स्पर्श व्यंजन के पहले 2 व्यंजनों को किस नाम से जाना जाता है? घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। किसके नाम से जानते हैं जी? अघोष के नाम से जानते हैं। बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन से? घोष और अघोष। जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं? सेम व्यंजन का सेम व्यंजन के साथ होता है। जैसे कि मैं लिखता हूं सच्चा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे संयुक्त व्यंजन, संयोग द्वितीय, स्पृष्ट, ईशत, तो इसे कहा जाता है संयोग द्वित्व। संयोग द्वित्व कहा जाता है। 2 चीजों का क्या होता है? यहां पर संयोग होता है। यहीं पर एक मैं लिखता हूं ऐसे, का में अम की मात्रा कम, बल, कंबल, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, का आधा मा मिले बल, कंबल। ठीक है, इस प्रकार की ध्वनि को हम लोग बोलते हैं संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि क्या बोलते हैं? संपृक्त व्यंजन या संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि इसका मतलब यह होता है जब एक ध्वनि दूसरे ध्वनि में ओवरलैप हो जाती है, जाके मिल जाती है। कम बल, क म ब ल, ऐसे नहीं, कम्ब, कम्ब, क म ब, दोनों म जो है वो क और ब के साथ में क्या हो गई है? जुड़ गई है। क का एंडिंग में तुरंत म निकल जा रहा है और ब के प्रारंभ में भी म आ जा रहा है, कम्बल। तो क के साथ भी जुड़ा है, ब के साथ भी जुड़ा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संपृक्त ध्वनि। ठीक है, तो कभी ऐसे डबल आके एक साथ मिल रहे हैं सेम व्यंजन, तो उसको बोल रहे हैं संयोग द्वित्व। द्वित्व मतलब 2 बार, एक ही चीज का 2 बार संयोग होना, और संपृक्त मतलब हो जाना, मिल जाना। तो ये कंबल जैसे शब्द आएंगे, कंबल, चंबल, संबल, बंबल, डंबल, ऐसे शब्द हमारे किस में आ रहे हैं? संपृक्त ध्वनि में। ठीक है, और जब मैं संयुक्त ध्वनि कहता हूं तो संयुक्त ध्वनि कैसा होगा? जैसे मैं लिखता हूं प्राण, इसमें प के साथ क्या हो गया? रा का संयोग हो गया है, प्राण। तो ये इस प्रकार की जो ध्वनि कहलाएगी ये कहलाएगी
संयुक्त ध्वनि, मैं क्षत्रिय का अच्छा लिखता हूं, ये भी हमारा क्या आएगा भाई, संयुक्त ध्वनि के अंदर, संयुक्त व्यंजन के अंदर में आएगा, संयुक्त ध्वनि के अंतर्गत में आएगा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की ध्वनियां होती हैं जो संयोग के आधार पर होती है। एक होता है संयोग द्वित्व, जिसमें 2 का संयोग होता है। एक जो होता है वो होता है संपृक्त, जिसमें 2 स्वर 2 व्यंजन मिलते तो हैं और दोनों एक मूल व्यंजन 2 व्यंजनों के साथ जुड़ जाता है। और एक में संयुक्त मतलब कि 2 विपरीत जो ध्वनियां होती हैं वो आपस में संयोग करती हैं। इसमें संयोग द्वित्व में सेम ध्वनि संयोग कर रहा है, और संयुक्त ध्वनि में, संयुक्त व्यंजन वाले में 2 अलग अलग व्यंजन संयोग कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अगला, जब किसी व्यंजन का संयोग, उसी तो हो चुका है जी। अगला प्रश्न लेते हैं, ध्यान में रखना है, निम्नलिखित में से सघोष व्यंजन कौन से हैं? सघोष व्यंजन कौन से हैं? ठीक है, सघोष मतलब क्या हो गया? घोष हो गया। ठीक है, तो कौन सा? तीसरा, चौथा और 5वां। अब इसमें से देखो 3, 4, 5 कौन सा है हमारा? तो मैं ऐसे लिख रहा हूं च, छ, तो ये तो मेरा किस में चला गया? अघोष में। स्टार्टिंग है, ये हो ही नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता। सघोष व्यंजन ये अड़ा, या, ना, ये क्या ड है ना जी, ड। हाँ, तो देखो ट, ठ, ड, तो ये कौन सा हमारा ड चला गया सघोष की तरफ। ये दोनों ट और ठ हमारे अघोष में आ गए, ड आ गया। इया भी हमारा आ जाएगा भाई सघोष में, अणा भी आ जाएगा हमारा सघोष में, ना भी आ जाएगा हमारा सघोष में, क्योंकि 5वां है। अब ये प, फ, ब, भ, ये भी आ गया सघोष में। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। प, फ पहला दूसरा है, अघोष में जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से अघोष स्पर्श अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। अघोष स्पर्श और अल्प प्राण व्यंजन कौन सा नहीं है? देखो ध्यान से, क आ गया, ये हो गया हमारा अघोष, पहला है। प आ गया, ये हो गया हमारा अघोष, पहला है, इसलिए पहले अघोष पर ही विचार कर रहे हैं। ट, ठ, ड, तो ट आ गया हमारा अघोष। खेल खत्म, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? वर्णों का उच्चारण स्थान, निम्नलिखित स्वरों में कंठ तालव्य स्वर है। कंठ तालव्य, ये है कंठ, ये है तालु। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ याद करवाया था। कंठ में अ आता था और इसमें ई आता था, इन दोनों को मिला रहे थे तो ए ऐ बन रहा था। ठीक है, अब यहां पर पूछ रहा है आपसे क्या है कि इनमें से स्वरों में कंठ तालव्य स्वर कौन सा है? तो ये से आता है हमारा ए और ऐ, आंसर हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है? दंत, कंठ, ओष्ठ और तालु। तो विसर्ग देखो किससे संबंधित होगा? विसर्ग में किसका उच्चारण होता है? ह का उच्चारण, और ह का उच्चारण हो रहा है मतलब कहां से आएगा? कंठ से आएगा। आंसर हो जाएगा हमारा बी, कंठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अवरोधी व्यंजन में हवा तीव्र गति से निकलती, हवा मंद गति से निकलती, हवा रुक जाती है, उपयुक्त सभी। तो नहीं, रुक जाती है तभी तो अवरोधी बोल रहे। प तो बोलने के टाइम पूरा हवा एक बार रुक जाता है, फिर निकलेगा, लेकिन पहले रुकेगा, पूरा मुंह बंद हो जाएगा। प, अब बिना मुंह बंद किए प, फ, ब, भ नहीं बोल सकते, तो पूरा अवरोधी, ये हमको ध्यान में रखना है। ह, म, व और र वर्णों का उच्चारण स्थान की दृष्टि से सही क्रम हमको जमाना है। तो ह किस में आता है जी? ह आता है हमारा किस में? ह आता है कंठ में। म, प, फ, ब, भ, म, ये कौन सा वर्ग है? प वर्ग है, ये आएगा हमारा ओष्ठ में। व को मैंने बताया था, ये दोनों, ये हमारा दंत, ये है ओष्ठ, इन दोनों को मिला रहे हैं तो ये दोनों मिलके बन रहा है व, ये हो गया हमारा दंतोष्ठ। र किस में आता है? मूर्धा में। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो कंठ, ओष्ठ, दंतोष्ठ और मूर्धन्य, आंसर हो जाएगा हमारा बी। च व्यंजन का उच्चारण स्थान होता है च वर्ग, तो कौन सा होता है जी? तालव्य। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो आप हमसे क्या पूछा है भाई कि च वर्ग, तो च वर्ग सेकंड नंबर, तो ये हमारा कौन सी उंगली है? तालु की उंगली है, तालव्य होगा। अगला क्वेश्चन, वत्सर ध्वनियां इनमें से कौन सी हैं? क, ख, ग, घ, य, र, ल, व, प, फ, ब, भ, न, ल, स, ज। आंसर हो जाएगा न, ल, स, ज।
ये जो वत्सरीय ध्वनियां हैं, वत्सरीय हम लोग कहते हैं दंत मूल को। ये दंत मूल कौन सा एरिया होता है? जो हमारा दांत होता है, दांत के ऊपर का मसूड़ा, ये बीच का जो स्थान है, जब अपने जिह्वा के अग्रभाग को अपने ऊपर के तलवे, मतलब जहां पर मसूड़ा और दांत मिल रहे हैं, उस पर टच करोगे तो वही हमारा क्या कहलाता है? वत्सरीय। आप बोल के देखो न, देखो वहीं टच हो रहा है, जीवा का अग्रभाग ऊपर दंत मूल में टच हो रहा है, न और ल टच हुआ। अब जब बोलोगे स और ज, अब देखना नीचे वाले में टच हो रहा है, स और ज हुआ टच, तो बस ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो वत्सरीय ध्वनियां कहा जाता है न, र, ल, स और ज। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में जिह्वा ऊपरी मसूड़े को स्पर्श करती है उसे वत्सरीय व्यंजन कहते हैं। लेकिन जब बोलते हैं स तो नीचे वाले मसूड़े को, ज तो नीचे वाले मसूड़े में, ठीक है। ओष्ठ ध्वनि है इसमें से, तो प वर्ग पूरा किस में आता है जी? ओष्ठ में। तो च वर्ग आता है किस में? ये च वर्ग हो गया हमारा तालव्य में। ट वर्ग किस में आता है? मूर्धा में। प वर्ग आता है ओष्ठ में और त वर्ग आता है दंत में। आंसर हो जाएगा हमारा बी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? घ, ढ, झ, फ। तो ट वर्ग मूर्धा में आता है, तो ट, ठ, डा, ढा होने के कारण ये ट वर्ग जो है हमारा किस में आ जाएगा? मूर्धा में। घ वर्ग जाएगा कंठ में, घ जाएगा कंठ वर्ग में, झ वर्ग जाएगा तालव्य में, फ जाएगा ओष्ठ में। निम्नलिखित में से कंठ व्यंजन है ठ, द, ग और ब। आंसर क्या हो जाएगा? ग। अगला क्वेश्चन, वर्ण शब्द का उच्चारण मूर्धा मूर्धन्य से होता है। भैया ट वर्ग, सीधा आंख मूंद के फटाफट। प किस वर्ग का व्यंजन है? प किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित व्यंजन, नासिक्य व्यंजन। तो भैया स्पर्श व्यंजन है, सिंपल। स्पर्श व्यंजन के साथ साथ ये है हमारा अवरोधी व्यंजन, क्योंकि इसके उच्चारण में मुख से हवा का अवरोध होता है। पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आता है हमारा ला, लुंठित व्यंजन के अंतर्गत आता है हमारा रा, नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं हमारे पूरे पंचमाक्षर। ई और ई किस प्रकार के वर्ण हैं? ई और ई, अ और अ कंठ है, ई और ई तालव्य है, ठीक है। फ व्यंजन का उच्चारण स्थान कहां से होता है? फ, प, फ, 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 ओष्ठ से, ठीक है। अगला प्रश्न, व का उच्चारण स्थान क्या है? व तो ही हो चुका है, एक बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, दंतोष्ठी होगा। इनमें से ओष्ठ ध्वनि है प, त, च, ट। आंसर क्या होगा? प ओष्ठ ध्वनि है। सूची 1 में 4 वर्ण, सूची 2 में उनके उच्चारण स्थान दिए गए हैं। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करके कूट का सही उत्तर का चयन करना है। बात आती है ई, ई जाएगा तालव्य में, 1 का 4 हो गया। घ, क, ख, ग, घ, क वर्ग कौन सा हो जाएगा? ये जाएगा कंठ में, दूसरा का हो गया पहला, 4, 1। ब, प, फ, ब जाएगा भाई हमारा प वर्ग है ओष्ठ में, इसका हो गया हमारा दूसरा। र जाएगा फिर जो बच गया हमारा मूर्धा, ये तीसरा। 4, 1, 2, 3 किसमें है? 4, 1, 2, 3। आंसर हो जाएगा हमारा डी। पेपर में कभी भी क्वेश्चन है, सीजीपीएससी प्री 2022 का प्रश्न है जी, देख लो, है ना, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। अभी यहाँ पर एक चीज समझना कि जब ये आता है तो इसको ना ऐसे बगल में लिख लेना, ताकि इसे मैच करते, ये मत काम करना। हाँ चाहो तो कर लेना, लेकिन इसको ऐसे बगल में लिख लेना, उसके बाद 4, 1, 2, 3 पढ़ना, फिर 4, 1, 2, 3 को देखना, उसके बाद फिर हमारा टिक को करना होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन, उ और उ का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, दंत। उ और उ भाई ओष्ठ है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? च वर्ग भैया तालु। अगला, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ गला वाला। क वर्ग है पूरा। अब देखो क वर्ग है इसमें, तो क वर्ग में कौन सा आता है? क्या द, धा आता है, ब, भा आता है, डा, ढा आता है, ग और घ। ये घ है कि ध है जी? कंठ ध्वनि बोल रहे हैं ना अपने को। ये ग है, ये धा दिख रहा है, ये घा होगा, ये है ना, ये गा घा होगा, ये आंसर होगा ये घा और घा, ठीक है। ये CHPHCL के जो पेपर हुआ था ना, उसमें आपको ना बहुत सारी त्रुटियां मिलेंगी प्रश्न में। ये ऑनलाइन हुआ था और विकेट सारा पेपर हुआ था, है ना। ज, झ, इया इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये च वर्ग के हैं, उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तालव्य। क्वेश्चन नेक्स्ट, क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो भाई ओष्ठ, दंत, मूर्धा, कंठ, तो क वर्ग आता है कंठ में। कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? ब, झ, ढ
और फ, आंसर क्या हो जाएगा ढ। तो ब क्या है जी, ब कौन सा है, ब हाँ ओष्ठ है, झ तालव्य है, फ ओष्ठ है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य से होता है, कंठ तालव्य, ए और ऐ। क्वेश्चन अगला, तालव्य ध्वनि नहीं है, इसमें से कौन सा तालव्य ध्वनि, च झ छ और अण, तालव्य कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है जी, ण, ण कौन सा है, तो फिर ट वाला ट ठ ड ढ ण आता है, तो मूर्धा है ना, मूर्धन्य है। निम्नलिखित में से दंत वर्ण क्या है, ट च त और उ, दंत वर्ण। तो ट जो है ये मूर्धा में चला गया, च तालु में चला गया, उ ओष्ठ में चला गया, त आ गया हमारा। च वर्ग की ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं, च वर्ग आता है हमारा तालव्य में। मुख से जिस भाग से, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उनका उच्चारण स्थान कहा जाता है। बताइए उ और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा ओष्ठ हो जाएगा। व का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ। ठीक है, हो चुका है प्रश्न, दंतोष्ठ। रिपीटेड क्वेश्चन, वर्ण का वर्ण अण का उच्चारण स्थान मुख के किस भाग से होगा, कंठ तालव्य ओष्ठ और मूर्धन्य। कौन से वर्ग का है, ट वर्ग का है, आएगा कौन सा, मूर्धा। द्वित्व व्यंजन से संबंधित क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। ठीक है, तो कौन सा है, संयोग द्वित्व का उदाहरण जिसमें डबल डबल आ रहे हैं, त्रिभुज में नहीं है, त्रिकोण में नहीं है, रक्षक में नहीं है। यहां पर त्रिभुज जो है ये संयुक्त है, त्रिभुज का त्रि जो है संयुक्त है, रक्षक का छ है संयुक्त व्यंजन, पर यहां पर मक्का में द्वित्व हो रहा है, तो ये हमारा संयोग द्वित्व के अंतर्गत आएगा द्वित्व व्यंजन। ठीक है, एक व्यंजन वर्ण का अपने जैसे ही व्यंजन वर्ण के साथ द्वित्व व्यंजन कहलाता है, जैसे कि कच्चा, पक्का, मक्का, सच्चा, अच्छा, अच्छा नहीं होगा, है ना, अलग हो जाएगा। एक ही वर्ण जब किसी शब्द में दो बार प्रयुक्त होता है तो उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन, अल्प व्यंजन, महाप्राण व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। तो क्या हो गया हमारा द्वित्व व्यंजन। ठीक है, यही डिफरेंस होता है कि क्लास में पढ़ने में और एमसीक्यू सॉल्व करने में। एमसीक्यू जब आप सॉल्व करते हो तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको क्लियर होती जाती है, लेगा समय 1 घंटे का, लेकिन ये 1 घंटा आपका बहुत सारा चीज़ को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा और कवर कर देगा। अब अनुस्वार का पंचमाक्षर में परिवर्तन पढ़ाया हूँ नियम, ठीक है, नहीं पढ़ाया हूँ जी, पढ़ाया तो हूँ जी, पढ़ाया हूँ कि नहीं क्लास में, याद दिला रहा हूँ कौन सा नियम बता रहा हूँ। जैसे कि वो पंच लिखा हुआ है, तो पंच में अनुस्वार के स्थान पर कौन सा पंचमाक्षर प्रयोग होगा ये बताया हूँ ना, तो ये ध्यान में रखना है। हाँ जी, तो पंच में अनुविच क्वेश्चन है, पंच में अनुस्वार के किस रूप का प्रयोग होता है। तो हमें देखना होता है कि जब भी कोई शब्द में अनुस्वार लगा होता है और यदि उसके बाद स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन होना अत्यंत आवश्यक है, वो स्पर्श व्यंजन को देख करना है कि वो कौन से वर्ग का है, और जिस भी वर्ग का स्पर्श व्यंजन होगा इस अनुस्वार की जगह में उसी वर्ग के व्यंजन का पंचमाक्षर हलंत के रूप में प्रयोग होगा। और यहाँ पर पंच के बाद च आता है, उसका पंचमाक्षर होता है इया, तो ये आधा इया प्रयोग होगा, आधा इया और च पंच। आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, इया। ठीक है, सामान्यतः पंचमाक्षर अंगा इया अड़ा नामा के स्थान पर वर्तमान समय के अनुसार अनुस्वार का बिंदी का प्रयोग किया जा रहा है, किंतु जो शब्द अनुस्वार के बाद हो उसी वर्ग का पंचमाक्षर अनुस्वार के स्थान पर आता है। जैसे पंच में अनुस्वार के स्थान पर च वर्ग के पंचमाक्षर इया आएगा और वो पंच लिखा जाएगा, ये है हमारा। ठीक है, अब एक प्रश्न है, यहां से एक ही प्रश्न पूछा गया है इस नियम से, बस ये पैटर्न याद रखना कि इस पैटर्न में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब आते हैं वर्ण विच्छेद, इसको भी हमने क्लास में प्रॉपर किया, देखते हैं इसमें निषेध का वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो आपको क्या करना होता है, जब भी वर्ण विच्छेद आता है, जैसे आपको निषेध दिया हुआ है, तो आप ना पूरा को वर्ण विच्छेद ना करो, आप क्या करो एक एक का करते चलो। अब जैसे कि नी आ गया तो ना हलंत के साथ आएगा और छोटी वाली ई आएगी। देखो किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, सी और डी दोनों में दिख रहा है। इसके बाद श आधा षटकोण के साथ आ जाएगा, ऐसा आएगा क्या। अब श के बाद ए की मात्रा लगी हुई, तो श के बाद आ जाएगा हमारा ए। अब देखो श के बाद ए, यहाँ पर आई, यही होगा क्या हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद ध जो रहेगा वो हलंत युक्त ध और अ, इस तरीके से हमारा निषेध जो है वो पूरी तरह से टूटेगा। ठीक है, राम शब्द में कितने वर्ण हैं, तो राम शब्द में र, आ, म और अ,
तो राम शब्द में वर्णों की संख्या कितनी है? 4। अगला प्रश्न है, किस शब्द में अनुस्वार के स्थान पर ण लिखा जा सकता है? ठीक है, तो अनुस्वार के स्थान पर अण लिखा जा सकता है। कहने का मतलब ये कि अण कौन से वर्ग का होता है? अणा अणा कौन से वर्ग का? ट ठ ड ढ ण। अब यहां पर देखो पंक्ति, तो पंक्ति में ता आ रहा है ना, तो यहां पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। मैं लिखता हूं पंजा, पंजा में इया आ रहा है ना, यहां पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब यहां पर देखो पंडित में अम के बाद ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, ये क्षमा चाहूंगा, मैं गलत बोल रहा हूं ना जी, एक बार फिर से बोल रहा हूं। यहां पर मैंने ता बोल दिया ना, ये यहां के बाद देखो ये आधा का आ रहा है पंक्ति में, तो यहां पर अंगा आएगा, ठीक है। पंजा में जा आ रहा है, च छ ज झ इया, तो ये ऐसा लिखा जाएगा प आधा इया और ज, ये पंजा। 15 यहां पर द आ रहा है और द का पंचमाक्षर ना हो रहा है, तो ये ऐसा लिखा जाएगा 15। लेकिन यहां पर देखो ये हमारा ड आ रहा है और यही हमारा कौन सा वर्ग का है? ट वर्ग का है। तो अनुस्वार के बाद ड आने के कारण ये लिखा जाएगा पंडित, और यही उत्तर होगा हमारा कि अनुस्वार के स्थान पर अण का प्रयोग। नीचे दिए गए में से किस विकल्प किसी को चुनिए। क्या है जी? नीचे दिए गए में से सही विकल्प को चुनिए। अब ये चक्की का पूरा लिखा हुआ है, तो पहले होगा च, च के बाद अ, तो ये देखो इसके च के नीचे हलंत नहीं लगा है, च के नीचे हलंत नहीं लगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। इन दोनों में लगा हुआ है हलंत, च के बाद डायरेक्ट क लिख दिया गया है, जो कि गलत है। पहले च को पूर्ण करना पड़ेगा, तो च और अ आंसर हो जाएगा सी। पूरा भी नहीं पढ़ना, यहीं से हमारा बन गया है, ठीक है। चलिए, प्रकार शब्द के निम्न में से वर्ण से जोड़कर बना गया है, इसका वर्ण विच्छेद देखना है। तो देखो प्र जो होता है वो कैसे टूटता है? प र अ, प्र। अब देखो ये प्र दिखा हुआ है, ये हमारा पहले ही गलत हो गया। दूसरे में प र का लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। प र अ, प र का, ये भी गलत हो गया। आंसर हो जाएगा हमारे प र अ क आ र अ, प्रकार। ठीक है कि नहीं है? अगला, शब्द कर्म के निर्धारण संबंधित, ठीक है। इसमें क्या था कि हमने वर्ण का, हमने शब्दकोश पूरा देखा हुआ है, कैसे कैसे वर्ण क्रम आते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमने क्या करना होता है? वर्णों का क्या करना होता है? विच्छेद करके पहले लिखना होता है। कभी भी कोई भी वर्ण अगर अनुस्वार के साथ प्रारंभ होता है, जैसे कि किसी भी वर्ग का, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, उसमें सबसे पहले यदि अनुस्वार से वो प्रारंभ होता है, अनुस्वार सबसे पहले आता है। मतलब कि कम, कहा, क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कम, पूरा ऐसे जाता है। को, कौ, कम कहा नहीं आएगा, वो कम कहा पहले आएगा। तो शब्दकोश में अनुस्वार और विसर्ग को पहले स्थान प्राप्त है, तो ये सबसे पहले नंबर वाला आ गया पहले क्रमांक पे। हमको कैसे जमाना है? पहले में कौन सा आएगा, दूसरे में कौन सा आएगा, तीसरे में कौन सा आएगा, चौथे में कौन सा आएगा, ऐसा जमाना है। क वर्ण से आरंभ होने वाले 4 शब्द क्रम, कर्म, कंगन, काम नीचे दिए गए हुए हैं। हिंदी शब्दकोश में इन चारों शब्दों को अर्थ के खोजने पर कौन सा शब्द आपको पहले स्थान पर, कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर, कौन सा तीसरे, कौन सा स्थान चौथे पे मिलेगा। तो कभी भी अनुस्वार से प्रारंभ होता है एक ही वर्ण, और अनुस्वार से प्रारंभ होने सबसे पहला स्थान वही जाएगा। और इसी आधार पर हमने क्या देख लिया कि उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि मैं कर्म को तोड़ता हूं तो कैसे टूटेगा? आधा क और अ, क, र, म और अ। मैं काम को तोड़ता हूं तो ये टूटेगा काम, क, आ, म, अ। क्रम को तोड़ता हूं क्रम, क, र, अ, म और अ, क्रम। अब देखो कंगन जो है वो तो हमारा पहले में चला गया। अब दूसरा देखो कैसे मैच करते हैं। देखो का इसमें भी है, का इसमें भी है, का इसमें भी। का के बाद देखो कौन सा आ रहा है? आ रहा है, तो ये जाएगा दूसरे नंबर पे। आ रहा है तो ये जाएगा तीसरे नंबर में। का के बाद रा आ रहा है, ये जाएगा चौथे नंबर में। इस तरीके से हम लोगों को इसको तोड़ना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विविध प्रश्न है, नीचे लिखे स्वर में से कौन सा स्वर आगे मिलने वाला स्वर है? आ, ओ, उ और ई। आगे सबसे पहले कौन सा आता है जी? आ आता है। एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनियों की इकाई को जिसका उच्चारण एक झटके में होता है उसे क्या कहते हैं?
तो एक झटके वाली बात आती तो उसे हम लोग कहते हैं अक्षर। मेरे मुंह से निकला रा, मेरे मुंह से निकला म, ये अपने आप में क्या कहला रहा है? एक अक्षर कहला रहा है। शब्दों के अक्षरों का हेर फेर कहलाता है। शब्दों में अक्षरों का हेर फेर वर्ण विपर्य, तद्भव, शब्द शोधन, विकृत, तो वो क्या कहलाता है? वर्ण विपर्य। ठीक है, ये हमको कहलाता है। ठीक है, ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? ठीक है, अब देखो मेरे पास ध्वनि है, ठीक है, ध्वनि है मेरे पास, र ध्वनि है और अध्वनि है, और र और अध्वनि के मेल से मेरे पास क्या बन रहा है? रा बन रहा है। तो उस रा को मैं क्या कहूंगा? जी पक्का वर्ण नहीं कह सकते क्या उसको? र और उसको वर्ण नहीं कह सकते? ठीक है, एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनियों को जिसका उच्चारण एक झटके में होता है उनको क्या कहते हैं? अक्षर। मैंने कहा रा, मैंने कहा मां, ये दोनों अक्षर। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को हम क्या कहते हैं? तो मेरे मुंह से, अब देखो यहीं पर फंस जाता है बच्चा, ये रा भी एक ध्वनि है, ये मां भी एक ध्वनि है, इन दोनों के मेल से बना सार्थक वर्ण समुदाय क्या कहला रहा है? शब्द कहला रहा है। ठीक है, परंतु यहां पर जब ध्वनियों की बात आती है, किसी भी छोटी छोटी ध्वनियां जो मुख से निकलती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनसे बना जो वर्ण समुदाय उसे हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर। ये टेट 2 टेट 3 2022 में ये हमारा आंसर व्यापम के द्वारा लिया गया है। पर शाब्दिक रूप से अगर इसको हम लोग तोड़ रहे हैं तो हमारा तो निकल के क्या आ जा रहा है? शब्द ही आ जा रहा है ना। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय, सार्थक एक अर्थ व्यक्त करने वाला, और सार्थक वर्ण समुदाय एक्चुअल में क्या कहला रहा है? शब्द ही तो कहलाएगा ना भाई। अगर वो सार्थक है, वर्ण कब से सार्थक होने लगे? र कब से सार्थक होने लगा या अ कब से सार्थक होने लगा? सार्थक मतलब एक अर्थ देने वाला, और जब ये वर्ण समुदाय एक अर्थ देंगे तो क्या कहलाएंगे? शब्द। तो व्यापम के द्वारा लिया गया उत्तर क्या है? अक्षर। पर जो निकल के अर्थ समझ में आ रहा है वो तो हमको शब्द ही समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, देखो वर्णों का ऐसा समूह जिसमें एक निश्चित अर्थ व्युत्पत्ति हो, अर्थात सार्थक ध्वनियों का समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है ना। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, आगत ध्वनि इनमें से कौन सी है? अम, आ और अह। तो याद रखना, अगर ये वाली बिंदी है तो ये हमारे हिंदी में प्रयोग होता है, चंद्र बिंदु हमारे हिंदी में प्रयोग होता है, अगर विसर्ग लगा हुआ है हिंदी में प्रयोग, लेकिन यहां पर जो लिखा हुआ है ये मात्रा इस तरीके की है। और ये शब्द आपने सुना होगा जैसे कि डॉक्टर, तो ये आ का उच्चारण कराती है, और ये हमारी आगत ध्वनि है, ये हमारे यहां से नहीं बाहर से आई हुई है, विदेशज ध्वनि है। क वर्ग, ठीक है, अब ये सिंपल सुमेलित करना है कि क वर्ग में कौन सा आता है। तो क वर्ग में आता है घ आता है, च वर्ग में आता है झ आता है, ठीक है, ट वर्ग में आता है ण आता है, और त वर्ग में त थ द ध आता है। तो मतलब कि आ गया हमारा क्या? पहला का डी ए सी, नहीं बी ए सी डी, अच्छा मैं इसको ये लिख दिया हूँ, है ना। ये क्या हो जाएगा जी? क वर्ग का हमारा क्या चला गया है? अच्छा सही लिखा ना, हाँ यहाँ पे गलत लिखा हूँ ये, है ना। डी, ये है डी, रुक जाएगा, हाँ आंसर क्या आएगा? सी। हाँ पकड़ लिए ना आंसर, हाँ वो इजी क्वेश्चन है, छोड़ो। श वर्ण का उच्चारण स्थान है श, षटकोण का श, श 3 ठो सा होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। मैंने कहा है कि तालव्य से ही उष्म की शुरुआत होती है, तो तालव्य, मूर्धा, दंत, शक्कर का श, षटकोण का श और सरस्वती का श। तो तालु, मूर्धा, दंत, श किस में आएगा? मूर्धा में आएगा। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरणाचार्य कामता प्रसाद गुरु ने कुल कितने सर्वनाम माने हैं? 8, 5, 11 और 9। तो यहां पर हमारा विकल्प होगा, आंसर होगा 11। इसमें आता है कौन कौन सा? मैं, आप, तू, ठीक है, यह, वह,
कौन आया है, क्या लाया है, कोई आया है, कुछ लाया है, जो आया है सो लाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 सर्वनाम जो हैं वो माने गए हैं। किसमें? याद रखने के लिए, एक तो मैं हो गया, एक तो आप हो गए, दूसरा हो गया तू, एक हो गया यह, एक हो गया वह, फिर कौन आया है, क्या लाया है, कोई आया है, कुछ लाया है, जो आया है सो लाया है। ये 11 हो गए। किसी भाषा का कोई सार्थक शब्द किसी वर्णम में जिस रूप में लिखा जाता है उसे वर्तनी कहते हैं। उक्त भाषा की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है किसने? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक निकलती है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा अनुनासिक है? ये टेट 2024 रीटेट में पूछा गया था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसू। अनुनासिक देखते ही समझ जाना भैया चंद्र बिंदु वाला होगा। अनुस्वार देखते ही समझ जाना ऊपर में बिंदी लगा होगा। इनमें से अल्प प्राण ध्वनियां कौन कौन सी हैं? अल्प प्राण कौन सी हैं? ठीक है, तो ये जो पहला वर्ग दिख गया ये अल्प प्राण है। ये च दूसरा दिख गया ये हमारा अल्प प्राण है। फिर त थ, तो ठीक है, अल्प प्राण में त के बाद क्या जा रहा है? था भी जा रहा है ना। अल्प प्राण और महाप्राण, तो दूसरा और चौथा। ठीक है, अल्प प्राण में क पहले नंबर का है, च पहले नंबर का है, अल्प प्राण में गया। त के बाद थ दूसरा आ गया, महाप्राण में चले गया। त थ द, और द कौन सा आ गया? त थ द, द भी कौन सा है? अल्प प्राण में आ रहा है ना। तो हमारा ये भी आ गया अल्प प्राण में। तो मतलब 1 2 और 4 हमारा किस में गया? अल्प प्राण में। उच्चारण अवयवों के से निकली हुई ध्वनियों को निम्नलिखित रूप से, क्या लिखा है जी? उच्चारण अवयवों के निकली ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जो स्वरूप प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वरूप। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? अब यहीं पर मैंने क्लास में पढ़ाया है कि उच्चारित वाणी के लिखित रूप को, उच्चारित वाणी के उच्चारित वाणी की लघुतम इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। लेकिन फिर मैंने एक और बात लिखी थी वहां पर, एक तो बगल में गोला करके, कि इनको व्यक्त करने के लिए जिन विशेष ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं, और हिंदी की लिपि देवनागरी है। तो उच्चारण अवयवों से निकली ध्वनियों को लिखित रूप से देने के लिए जो स्वरूप दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। स्वरूप शब्द का प्रयोग किया गया। जिन वर्णों का उच्चारण केवल मुख से होता है उन्हें कहते हैं अनुनासिक, स्वरतंत्री, अनुस्वार, निरानुनासिक। तो निरअनुनासिक कहते हैं, सिर्फ नाक से, बिना नाक से। व्याकरण सम्मत वाक्य अशुद्ध उच्चारण करने पर अपूर्ण माना जाता है। किसी भी भाषा के उच्चारण हेतु 4 स्तर निर्धारित किए गए हैं: ध्वनि, शब्द, वाक्य व प्रांतीय। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये भी हमारा अचानक से पूछा गया प्रश्न है। सामान्यतया ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता। ठीक है, अब इसमें से व्याकरण सम्मत वाक्य अशुद्ध उच्चारण करने पर अपूर्ण माना जाता है। कथन सही होगा कि गलत होगा? व्याकरण सम्मत कोई वाक्य है, अगर उसका उच्चारण मैं गलत तरीके से कर दूं तो वो वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। लेखन की तरफ से लिखूंगा तब अशुद्ध माना जाएगा, बोलने से अशुद्ध नहीं माना जाएगा। तो पहला कथन तो हो गया मेरा क्या? गलत। किसी भी भाषा के उच्चारण तो 4 स्तर निर्धारित हैं: ध्वनि, शब्द, वाक्य और प्रांतीय। बिल्कुल, अगर मैं किसी भी भाषा के उच्चारण के 4 स्तर देखता हूं तो सबसे पहले मैं सुनूंगा क्या? ध्वनि। फिर मैं क्या सुनूंगा? कि भी शब्द। फिर मैं क्या सुनूंगा? वाक्य। अब यहां पर जो प्रांतीय शब्द है ये हमारा चौथा एक है, इसको मैं बताऊंगा आपको। ये हमारा क्या कहला गया? ये हमारा आंसर सही हो गया। तो आंसर आ जाएगा बी। ए गलत है और बी सही है। अब आते हैं व्यंजनों को उच्चारण के विभिन्न अवयवों के सुमेलित कीजिए। देखो कंठ में कौन सा आ जाएगा जी? हमारा कंठ वाले में यहां पर वर्ण दिए हुए हैं क ख ग, तो ये हमारा कंठ में क वर्ग आता है, ग आ गया, तो ए का हो गया हमारा 3। तालव्य में देखो छ च छ, ठीक है, ये हमारा आ गया 4। दंत में देखो ना आ जाएगा, ता था दा दा ना आ गया हमारा, नहीं ना, हाँ दंत में ना ठीक आएगा, और दंतोष्ठ में आ जाएगा वाह।
मतलब कि 3 4 2 1, देखो 3 4 2 1 आंसर बी। निम्नलिखित में से समृत स्वर युग्म है, समृत छोटा मुंह वाला कौन सा है जी? तो मैंने बताया था कि ई उ सबसे छोटा मुख ओपन होता है मुख द्वार के खुलने के आधार पर। तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर 4 होते हैं, विवृत जिसमें सबसे बड़ा मुंह खुलता है, सबसे छोटा होता है समृद्ध जिसमें आता है ई उ, उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर ई उ। उसके बाद आता है एक स्थिति जिसमें सबसे बड़ा मुंह खुलेगा, फिर उसमें उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर एकदम कम, सबसे छोटा मुंह खुलेगा। तो जो बड़ी मात्राएं हैं वो अर्ध विवृत में आती हैं बड़े मुंह के बाद, ऐ और औ। जो छोटी मात्रा है ए और ओ जो होते हैं अर्ध संवृत। और वहीं पर यहां पर जो अ है ये हमारा आता है अर्ध विवृत मध्य स्तर, अर्ध विवृत मध्य स्तर, कल देखे थे ना क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ, हिंदी भाषा में उन स्वरों की संख्या जिसमें हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, कुल मिला के 11 ही स्वर हैं जिनकी है ना बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। अनुनासिक चिन्ह की उपयोगिता के आधार पर संभावित शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। क्या बोल रहे हैं जी? अनुनासिक चिन्ह। तो पंखुड़ी, अच्छा कौन सा इसमें से सही है? वर्तनी वाला क्वेश्चन है हमारा, है ना। तो आंसर कौन सा होगा इसमें से? डी आएगा ना, बी 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 पाखुड़ी। तो अनुनासिक चिन्ह की उपयोगिता के आधार पर ये हमारा आ रहा है, और अनुस्वार चिन्ह की उपयोगिता के आधार, अच्छा। तो इनमें से अनुनासिक बोल रहे हैं हम लोग को, तो आंसर किस में लेंगे हम लोग? बी को लेंगे। अनुस्वार रहता तो पंखुड़ी, अम की बिंदी आता हमारा, है ना। हाँ, हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो 11, 13, 52 और 45। तो वर्णमाला, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या बोल रहे हैं कितना? 52। अब अभी जुड़ गया वर्णमाला में एक, अब कितना हो गया? 53। ठीक है। हाँ, मुंह से पूरा श्वास निकाला जाए तो शुद्ध निर्नुनासिक ध्वनि निकलती है, और यदि श्वास का कुछ अंश भी नाक से निकाला जाए तो अनुनासिक ध्वनि निकलती है। ठीक है, मुंह से पूरा श्वास निकाला जाए तो निर्नुनासिक ध्वनि निकलती, कथन सही है। तथा श्वास का कुछ अंश नाक से भी निकाला जाए तो उसको अनुनासिक कहते हैं, दोनों कथन सही है। तो कथन और मतलब कि एस और ये दोनों जो है क्या है हमारे सही है। ठीक है, आंसर क्या है इसका? आंसर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्पर्श व्यंजनों में के वर्गीय व्यंजनों का सही क्रम है। सही क्रम, पहला आएगा क, दूसरा आएगा च, फिर तीसरा आएगा ट, फिर आएगा चौथा त, और पांचवा आएगा प। क च ट त प। आंसर देख लें, सी है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आखिरी पहुंच रहे हैं। संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये जो है ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, प प ब ब म अवरोधी व्यंजन है। ये बी जो है क्षत्र ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन में त वर्ग का सही अनुक्रम है। पहला आएगा त, दूसरा आएगा थ, तीसरा आएगा द, चौथा आएगा ध, और पांचवा आएगा न। आसान क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थान के क्रम कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। सेम आ गया, पहला आ गया क वर्ग, दूसरा आ गया च वर्ग, तीसरा आ गया ट वर्ग, चौथा आ गया त वर्ग, पांचवा आ गया प वर्ग। सेम क्वेश्चन रिपीटेड दिख रहे हैं अपने को। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो किसमें आएगा भाई? या रा ला वा। च छ ज झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन, श श श ह ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन, छत्र ज्ञ श्र संयुक्त व्यंजन। निम्नलिखित नामों को वर्णमाला के अनुसार क्रम हम लोग को जमाना है। ठीक है, सबसे पहले देखो, अब यहां पर भी अलग अलग नाम हमको दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा आएगा जी? सबसे पहला कौन सा आएगा? नहीं, ऐसे नंदनी डिसाइड नहीं कर सकते आप। पहले ये देखो कि शब्दकोश में सबसे पहला नंबर पर आएगा कौन सा? गरिमा, डी के बाद ये पहले नंबर पे आएगा। डी के बाद देखो दूसरा कौन सा आएगा? ड के बाद, ग के बाद अपना कौन सा आएगा? द आएगा, द। ठीक है, तो ये आएगा दूसरा। तीसरे नंबर में कौन सा आ जाएगा जी? नंदनी, तीसरे नंबर में। चौथे नंबर में आ जाएगा बसंती, और पांचवें नंबर में आ जाएगा
सीमा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है जी? 11। निम्नलिखित में से कौन सा विवृत स्वर नहीं है? विवृत नहीं है, विवृत मतलब बड़ा मुंह वाला नहीं है। ये तो आ जो है, ठीक है, ये तो है हमारे, प्रश्न गड़बड़ा गया। अच्छा विवृत नहीं है, बोला ना, इनमें से कौन सा विवृत स्वर नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, विवृत में तो केवल कौन सा आता है? आ आता है। ठीक है, तो मामला तो गड़बड़ा गया ना। ए बड़ा वाला ए अर्ध विवृत है, आई और औ अर्ध विवृत है, बड़ा वाला ई जो है ये संवृत है, और आ जो है यही हमारा क्या है? विवृत है। तो यहां पर हमारा प्रश्न ही गड़बड़ है। ठीक है, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन इनमें से कौन सा है जी? ल हमारा पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, तो देखिए वर्णमाला में अब तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं दोनों आपके कंबाइंड वीडियो के माध्यम से इसको मैंने क्या किया, अपना पूरा कंप्लीट किया है। ये टोटल 187 प्रश्न हमने यहाँ पर किए हुए हैं। इसमें से एक दो ही प्रश्न ऐसे लगे थे जो कि हमारी क्लास के बाहर आपको लगे होंगे, क्योंकि अचानक से कभी आते हैं। बाकी पूरे प्रश्न हैं हमारे कैसे हैं, A to Z हमने जो क्लास में पढ़ा उस हिसाब से हमारा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये सारी किताबें जो मैंने आपको पहले छत्तीसगढ़ के बारे में दिखाई हैं, ये सारी किताबें आप लोगों के पास यहाँ पर उपलब्ध हैं जी, है ना। इनको जरूर एक बार आप लोग क्या करना, प्रॉपर रिव्यू करना। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्णमाला का पूरा हमारा चैप्टर के साथ साथ कंप्लीट होता है। अब जब संधि का आप लोगों की क्लास है, क्लास के बाद संधि के भी क्वेश्चन ऐसे ही मैं करवाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो आज कथा को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट चर्चा हमारी अगली क्लास में हम लोग करेंगे।